मुझे भी आप लोगों की तरह उस वक्त बहुत डर लगता है जब मेरे पास एक अनजाना कॉल आता है। एक है डर और दूसरा है पैनिक। कई बार आपके पास और मेरे पास भी ऐसे कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, जिनको कई बार उठाना मजबूरी हो जाती है कि कहीं कोई अपना तो कोई दूसरे नंबर से वीडियो कॉल तो नहीं कर रहा है, उसे किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। आपने कुछ किया हो या ना किया हो, आप तब भी फंस जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो कॉल को ऑन करूंगा, मेरी सेक्स वीडियो बन जाएगी और फिर मैं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाऊंगा। कि आप जो है साइबर क्राइम की दुनिया को पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। इसलिए डर लगता है मुझे साइबर अपराधियों से। बच्चे तो अपनी दोस्ती करते हैं हम उम्र वाले बच्चों के साथ, बट उन्हें क्या पता कि उनका हम उम्र वाला बच्चा जो है बच्चा ना हो कि कोई अधेड़ उम्र का कोई आदमी है जो बच्चे के साथ इसलिए दोस्ती करना चाहता है ताकि उसका सेक्सुअल शोषण कर सके, उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में डाल सके। तो पेरेंट्स के सामने उपाय क्या है, कैसे वो अपने बच्चों को साइबर अपराधियों से बचा सकते हैं? किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन बात ना करो, पता नहीं वो कौन हो या ना हो। या आप अपने कपड़े उतारें, आप नग्न तस्वीरें भेजें या न्यूड वीडियोस भेजें। आजकल ऑनलाइन गेम परचेज की इकोसिस्टम में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। आजकल तो हाल ही में हमने एक केस देखा जहाँ हमारे पास आया, जहाँ पर बच्चे ने अपने बाप के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए करीबन 23 लाख रुपए की ऑनलाइन गेमिंग खरीदी। और जब ये बिल आया तब पता लगा कि साहब ये गड़बड़ हो रखी है। बच्चे की एज क्या थी सर उसकी? ये बच्चे की एज है करीबन 9.5 साल। मैंने कई पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द ही नहीं है। हमें अभी तक डिजिटल अरेस्ट करने की कोई परमिशन मिली ही नहीं है कानून में। भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि देखिए नया क्रिमिनल लॉ आया है, इसमें साइबर क्राइम की बहुत कवरेज है और इस लॉ के तहत अब हमें परमिसिबल है कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि अधिकांश लोगों को इस नए कानून के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है तो लोग अक्सर इस बात को मान लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पर भी जो साइबर क्रिमिनल है डर और पैनिक से आपको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपको डरा दें, एक बार आपको पैनिक मिला दें तो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। कि डर था वो ये था कि अगर मेरे परिवार मेरे बच्चों को ये मार देंगे तो मुझे पैसे के क्या लेने देना, भाई मेरे पैसे ले जाओ लेकिन मेरी सुरक्षा करो। उनका पैसा तक वापस नहीं मिल पाता। हमारा सिस्टम काफी कमजोर है क्योंकि कोई कानून नहीं है, क्योंकि कोई मैंडेटरी डायरेक्टिव नहीं है कि साहब आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए अक्सर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं करते। मुझे भी आप लोगों की तरह उस वक्त बहुत डर लगता है जब मेरे पास एक अनजाना कॉल आता है और कॉल करने वाले व्यक्ति के पास मेरी निजी और बैंकिंग सारी डिटेल्स होती हैं। वो व्यक्ति मुझे एक समस्या बताता है और समस्या का निदान भी बताता है। कई बार तो मन करता है कि समस्या का तत्काल निदान कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा बिजी होते होंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति ओटीपी मांगता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है और मैं कभी ओटीपी शेयर नहीं करता। कई कॉल्स ऐसे भी मेरे पास आते हैं कि आपके घर की बिजली कट जाएगी, आपके घर का आईजीएल का जो गैस पाइपलाइन होती है उसका कनेक्शन कट जाएगा। और यकीन मानिए उस व्यक्ति के पास राइट इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरे घर का जो बिजली का बिल है वो जमा नहीं हुआ या गैस पाइपलाइन का बिल जमा नहीं हुआ। तो ऐसे में बहुत से लोग डर की वजह से ओटीपी दे देते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग का शिकार हो जाते हैं। कई बार आपके पास और मेरे पास भी ऐसे कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, जिनको कई बार उठाना मजबूरी हो जाती है कि कहीं कोई अपना तो कोई दूसरे नंबर से वीडियो कॉल तो नहीं कर रहा है, उसे किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा कि एक सेक्सटॉर्शन रैकेट है। जैसे ही मैं वीडियो कॉल को ऑन करूंगा, मेरी सेक्स वीडियो बन जाएगी और फिर मैं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाऊंगा। दोस्तों, मुझे डर जो सड़कों पर अपराधी होते हैं, गन लेकर चलते हैं, उनसे इतना नहीं लगता, क्योंकि उनका निस्तारण पुलिस कर देती है। उसके लिए थाने चौकी बनी है, तमाम तरह के सेक्शन बने हैं और कहीं ना कहीं पुलिस उनको आराम से ढूंढ कर ले आती है। लेकिन साइबर क्राइम के मामले में जो भी पीड़ित होते हैं, उनकी जितनी भी मैंने केस स्टडी देखी हैं, जब वो थाने जाते हैं तो पुलिस को नहीं पता कि क्या करना होता है। इसलिए डर लगता है मुझे साइबर अपराधियों से। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है पवन दुग्गल। अगर आप उनकी पूरी बात सुनेंगे तो मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आप साइबर अपराधियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन, अनकट विद अनुराग में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस कार्यक्रम पर आकर। पवन जी, आजकल दिल्ली का मौसम कैसा है? कुछ दिन पहले तो बड़ी फॉग थी,
तो कुछ सूर्य देवता की कृपा हुई दिल्ली पर। देखिए, कृपा भी हो गई, अब धीरे-धीरे प्रदूषण भी जा रहा है, हाँ, लेकिन साथ ही साथ लोगों के जो जीवन में प्रदूषण है, हाँ। वो अब लगातार घुसता जा रहा है बिकॉज़ हम लोग कहीं न कहीं अंधाधुंध होते हुए इस हुँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का, इस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए हैं और हम सब में एक नया डर आ गया है। वो डर है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, हुँ। कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसलिए हर चीज़ को पकड़ना है, हर फ़ोन कॉल को लेना है, हर मैसेज को खोलना है और फिर सडनली पाना है कि आप जो हैं साइबर क्राइम की दुनिया को पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गए हैं। पवन जी, दिल्ली की एजुकेशन कैसी है? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं और देश की राजधानी दिल्ली, अलग ही रंग है दिल्ली का। तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, सेंट स्टीफन में शायद आप पढ़े जी, हैं। जी। तो दिल्ली में कितना स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए? एजुकेशन के लिहाज से और मौज-मस्ती के लिहाज से भी? देखिए, दिल्ली हाँ, जो है एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो दिल्ली में जितनी अवसर उपलब्ध हैं, वो शायद और किसी महानगर में उपलब्ध नहीं है। क्यों? ना केवल दिल्ली राजधानी है, बल्कि दिल्ली में आपको मिश्रण मिलता है, संगम मिलता है, विभिन्न हुँ, प्रकार की विचारधाराओं का, विभिन्न प्रकार के नए उभरते हुए ट्रेंड्स का। तो अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप दिल्ली इसलिए आना चाहते हैं कि आपका जो मेंटल होराइज़न है, वो बढ़ जाए और थोड़ा और चौड़ा हो जाए ताकि हुँ, आप नए-नए प्रकार की अपॉर्च्युनिटीज़, बिज़नेस ग्रोथ को लेकर आप ज़्यादा सजग हो जाएँ और फिर आप अपना रास्ता ढूँढें। देखिए, दिल्ली में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आ जाते हैं, तो आपका जो मेंटल होराइज़न है बहुत ब्रॉडन हो जाता है, बट मोर सिग्निफिकेंटली आपको नई दिशाएँ मिल जाती हैं, जो आपको और महानगरों में और शहरों में नहीं नज़र आती। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मुझे लगता है कि दिल्ली में जितनी एजुकेशन है, बहुत ही अव्वल दर्जे की है, हाईएस्ट क्वालिटी की है, अलग-अलग डाइवर्स फ़ील्ड्स में हुँ, नई-नई एजुकेशन है। आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के सर्वश्रेष्ठ जो संस्थाएँ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो दिल्ली और दिल्ली के आस-पास हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली जो है, जब लोग कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, हुँ। तो बिल्कुल सही कहते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी और स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये दिलवालों का शहर है। आप आइए, अपने दिल की एक नई खोज पर आगे बढ़ जाइए। पवन जी, आपने कहा कि दिल्ली में सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी हैं और बड़े-बड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो साइबर एजुकेशन है, उसके मामले में दिल्ली बहुत पीछे है अभी? इसमें कोई दो राह नहीं है कि दिल्ली आज साइबर एजुकेशन में जितना आगे अव्वल होना चाहिए, वो भी नहीं है। हुँ, उसका रीज़न ये है कि शायद हमने साइबर एजुकेशन को उतना महत्व दिया ही नहीं। कोविड-19 आया, हुँ, कोविड-19 ने पूरे हमारे परिवेश को बदल दिया और 2 चीज़ें कोविड-19 सदैव के लिए आने वाले समय के लिए हमारे जीवन में छोड़ गया। एक है डर और दूसरा है पैनिक। हुँ, और उस डर और पैनिक के बाद आज हम पाते हैं कि दिल्ली में लोग डर जल्दी जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं तब डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और उस इसी प्रकार के डर और जो पैनिक को एक हथियार के तौर पर या वेपनाइजेशन के तौर पर जब साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं, तो साधारण जो नागरिक होता है, वो अक्सर बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है और प्रॉब्लम ये भी है कि हमने अभी साइबर एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया है। हुँ, अब ये बात देखिए, हमारे पास हमारे एक परिचित हैं, उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची 4 महीने की थी, तब माँ-बाप ने कहा कि हम उसको एक नया खिलौना देते हैं। खिलौना क्या था? आईपैड मिनी, हुँ, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड वाला। जब वो बच्ची 6 महीने की हुई, तब वो बच्ची उस आईपैड मिनी को चलाने में अपने माता-पिता की तुलना से ज़्यादा सक्षम थी। हुँ, और जब तो 8 महीने की हुई, तो वो और ज़्यादा अपने अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये तब की बात है जब उसने अपने जीवन में पहला शब्द नहीं बोला था। तो आज ही वो जनरेशन आ गई है कि आज बच्चों को अगर आपने खाना खिलाना है, तो उनको आपने कुछ ना कुछ इंटरनेट पर दिखाना है। नहीं दिखाएँगे तो वो रोएँगे, हुँ। वो अपने नखरे दिखाएँगे। तो जब हम इतने छोटे लेवल पर और इतनी छोटी उम्रों में आप बच्चों को एक्सपोज़ कर रहे हैं इंटरनेट को लेकर, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आप बच्चों को एक डीप महासागर में फेंक रहे हैं, बिना उन्हें समझाए हुए कि तैरना कैसे है। हुँ, और वो तैरने की समझ तभी आ पाएगी जब आप साइबर शिक्षा लोगों को आप पहली कक्षा से देना शुरू करें। हुँ, आज जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहता है कि साहब हम ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में हम साइबर सुरक्षा पढ़ाएँगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो दौर चला गया है। आज वो दौर है
जहां आपको पहली कक्षा से बच्चों को साइबर हाइजीन, साइबर लॉ और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने उनके हाथों को सशक्त करना है। अगर आपने उन्हें इंटरनेट तो दे दिया, लेकिन समझाया नहीं कि आप अपने आप को सुरक्षित किस तरीके से रख पाएंगे, तो संभावित तौर पर वो बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड दुनिया में कदम रखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार होंगे। जब शिकार होंगे तो अक्सर भूल जाएंगे कि उनका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म किस प्रकार से होना चाहिए। अच्छा पवन जी, ये समस्या लगभग हर घर में है। हर घर में जो बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, माँ-बाप बिज़ी हैं, तो बच्चे को चुप करने के लिए वो पहले तो डमरू या कुछ पहले टॉयज़ होते थे वो दे दिया करते थे। जी, लेकिन आजकल का जो डमरू या टॉय है वो मोबाइल फ़ोन है। तो बिल्कुल। माँ-बाप आराम से अपना एन्जॉय करते हैं और बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। फिर बच्चा मोबाइल फ़ोन से टैबलेट पर आता है, फिर लैपटॉप पे आता है। लेकिन ऐसे माँ-बापों को आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चा कहीं न कहीं उस गेम के सहारे जिसको वो एक मोबाइल को टॉय समझ रहा है, तो साइबर अपराधियों के चपेट में आ सकता है क्या बच्चा भी? आज बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप बन गए हैं हुँ, साइबर क्राइम की चपेट में आने वाले। हुँ, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इंटरनेट पे वो देख रहे हैं हुँ, वो वास्तविक दुनिया है। हुँ, जो इंटरनेट पे जिससे मिल रहे हैं वो वास्तविक उनके दोस्त हैं। हुँ, तो कहीं ना कहीं भारतवासियों में अभी भी एक ट्रेट है, हम विश्वासी बहुत हैं। हुँ, जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। बच्चे खास तौर पर विश्वास करते हैं। हुँ, तो इसलिए वो जल्दी साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं। और आजकल भारतवर्ष में आपको हैरानी होगी कि पीडोफिल्स, हुँ, यानी कि जो बच्चों का शोषण करने वाले, चाइल्ड हुँ, पोर्नोग्राफी में घुसने वाले साइबर क्रिमिनल्स हैं, हुँ, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। तो बच्चे तो अपनी दोस्ती करते हैं हम उम्र वाले बच्चों के साथ, हुँ, बट उन्हें क्या पता कि उनका हम उम्र वाला बच्चा जो है बच्चा ना हो कि कोई अधेड़ उम्र का कोई आदमी है हुँ, जो बच्चे के साथ इसलिए दोस्ती करना चाहता है ताकि उसका सेक्सुअल शोषण कर सके, हुँ, उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में डाल सके। हुँ, तो आज तो जो चिल्ड्रन है, दो बातें। एक तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा फन्ने खान समझते हैं। हुँ, उन्हें लगता है साहब मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, हुँ, मेरे माँ बाप तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। हुँ, जब ये सुपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इस सुपर कॉन्फिडेंस के साथ ही साथ बच्चों का एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है, ताकि वो अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंस में एक्सपोज कर जाते हैं, हुँ, साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ठीक उसी की मानसिकता पर वर्क करते हैं। तो आज बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप हैं। चाहे वो कितना भी समझ लें कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हुँ, लेकिन सबसे ज्यादा आज साइबर फ्रॉड में वो फंसते हैं। सबसे ज्यादा सेक्सटॉर्शन के, साइबर डेफेमेशन के, साइबर न्यूसेंस, साइबर हैरेसमेंट, हुँ, साइबर बुलिंग के शिकार वो बनते हैं। और आवश्यकता है कि हमें भी आज भी बच्चों के हाथों को सशक्त करने की जरूरत है। उन्हें अगर आप एम्पावर कर पाएंगे तो आने वाले समय में वो अपने आप को सशक्त करके आगे चलेंगे। हुँ, लेकिन अगर आपने एम्पावर नहीं किया तो उनकी मस्तिष्क पर ऐसे दाग धब्बे बन जाएंगे जो आजीवन वो कैरी करेंगे। हुँ। लेकिन पवन जी, समस्या का हल क्या है? ये तो आपने बता दिया कि बच्चों को जो साइबर अपराधी हैं, वो उनको चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का शिकार बना सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जब तक उनको मोबाइल फ़ोन ना मिले, लैपटॉप, टैबलेट ना मिले, वो खाना नहीं खाते। यानी कि खाना खाते समय भी उनके सामने गेम खुला होना चाहिए। तो पेरेंट्स के सामने उपाय क्या है? कैसे वो अपने बच्चों को साइबर अपराधियों से बचा सकते हैं? पहला उपाय तो ये है कि अपना समय फ्री करने के लिए बच्चे को मोबाइल में बिजी ना करें। हुँ, दूसरा, बच्चे को आप प्यार से, ट्रस्ट के साथ उसका कॉन्फिडेंस जीतें। जी। हो क्या रहा है, जब आपने उसको मोबाइल पे उसका मुंह बंद करा दिया हुँ, और उसका दिमाग मोबाइल पे चला गया, तो वो आपसे तो दूर हो गया, आप फ्री हो गए। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपने बच्चे को एक नई दिशा में आपने छोड़ दिया है और वो अकेला ही है। एक मैं हाल ही में केस बताता हूँ। हुँ, ये बच्चा है, ये 5वीं क्लास का बच्चा है। और आजकल क्या हो रहा है ना कि प्यूबर्टी जल्दी हो रही है, हुँ, तो लोग बच्चे अपने अपनी बॉडीज के साथ जल्दी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हुँ, खैर 5वीं क्लास का बच्चा ऑनलाइन किसी 4थी क्लास की बच्ची के साथ दोस्ती कर लेता है हुँ, और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो घर से भाग चलते हैं। ओके। और फिर डिटरमिन करते हैं कि साहब इस लोकेशन पे आप मिलिए और हम आते हैं। लास्ट मिनट पर लोकेशन से तय हो जाती है। लास्ट मिनट पे पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या आता है, हुँ, वो अपने माँ बाप को बताता है और माँ बाप एकदम पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस वहां पर पार्टी भेज देती है। हुँ, वहां पता लगता है वहां 4थी क्लास की बच्ची नहीं है, हुँ, वहां 45 साल की एक औरत है ओह! जो आई हुई है इस बच्चे को अगवा करने के लिए और ताकि उससे रैंसम मांगा जा सके, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को सशक्त करना है तो 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। पहला, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को पुनः से हुँ, जीतना होगा जो आज नहीं है। दूसरा, इंटरनेट फ्री वीकेंड का एक नया कॉन्सेप्ट हमें अपनाना पड़ेगा हुँ, कि 5 दिन आपने जो इंटरनेट पे करना कर लीजिए, लेकिन 2 दिन, शनिवार इतवार,
हम इंटरनेट नहीं छुएंगे। क्यों? ताकि वो समय हम परिवार के साथ गुजारेंगे। ये माँ बाप पर भी लागू होगा, ये बच्चों पर भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब आपने इंटरनेट वाली डिवाइसेस अपने जीवन से हटा दी, आप सडनली पाएंगे कि आपके पास इतना क्वालिटी टाइम आ जाता है और उससे आपकी जो ह्यूमन बॉन्डिंग है, आपकी फैमिलियल रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सशक्त होंगी। तीसरी बात, उन्हें बताना होगा कि साइबर सुरक्षा को उन्हें जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। उन्हें आज ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे हो तो कोई बात नहीं। हम जब बच्चे होते थे, हमारे माँ बाप क्या करते थे कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करो। ये ठीक सिद्धांत आप पर भी लागू है। किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन बात ना करो, पता नहीं वो कौन हो या ना हो। और साइबर क्राइम अब आजीवन आपके साथ एक लाइफ संगनी, एक लाइफ कंपेनियन के तौर पर बनने वाला है। इसलिए इस बात को रिकॉग्नाइज करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें। पवन जी, आपकी इस बात से याद आया कि जब हम छोटे थे तो हमारे बाप हमें समझाते थे, माता पिता, कि आप अनजान लोगों से बात मत करो। बाहर एक बाबा आएगा, झोले में डाल के ले जाएगा, किडनैप करके ले जाएगा। जी। और हम लोग डर जाते थे करेक्ट। और हम नहीं निकलते थे। एक जी। काले बाबा और झोले वाले बाबा की छवि हमारे दिलो दिमाग में बस गई। सही बात। शायद आपने भी सुना होगा ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, हम बचपन है में ना? सब सुना था। तो लेकिन अब ट्रेंड ऑनलाइन हो गया है। जी। वो किडनैपिंग वाला बाबा अब सिस्टम में इंटरनेट में घुस गया है। अब ये और हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसे कौन से वो ऑनलाइन ऐप हैं जिनके जरिए बच्चों से वो लोग मीटिंग का समय तय करते हैं, बच्चों को अपने झांसे में लेने का प्रयास करते हैं, ताकि वो पेरेंट्स अपने सिस्टम से उन ऑनलाइन ऐप्स को डिलीट कर सकें। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आज साइबर क्रिमिनल्स बच्चों तक रीच आउट करते हैं। देखिए, जहां पर मधुमक्खी जाएगी, शहद वहां मिलेगा। साइबर क्रिमिनल्स इस बात को जानते हैं, तो लिहाजा उन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल करते हैं जो जहां पर यंगस्टर्स ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो स्नैपचैट हो जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, या चाहे वो नए उभरते प्लेटफॉर्म्स हों। फेसबुक पर आज बच्चे नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है ये बुजुर्गों का प्लेटफॉर्म है। ओके। तो हम लोग सब बुजुर्ग वाली बट वो कैटेगरी में हैं। फेसबुक काफी हद तक रिलायबल है। फेसबुक, देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से रिलायबल है ही रिलायबल नहीं, नहीं है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर साइबर क्रिमिनल घुस चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि वो अपने सर पर पट्टी डाल के तो रखते नहीं कि हम साइबर क्रिमिनल हैं। वो तो अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझाते हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि आपको बच्चों को सेंसिटाइज करना है कि आप जिस किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं, साइबर क्रिमिनल्स आपको वहां मिलेंगे। आपको ढूंढना है कि आपके आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो आपने उसे किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालना है। आपने बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि आज हमारे पास कोई गोल्डन प्रिंसिपल तो है नहीं। कोविड-19 के बाद हो क्या गया है कि हम लोग एक नए युग में कदम रख चुके हैं। उसे मैं बोलता हूं न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। और इस न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर की एक दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि एक तो साइबर क्राइम का जो स्वर्णिम युग है, गोल्डन एज है, वो शुरू हो चुकी है, और अब ये गोल्डन एज अब कई दशकों तक चलने वाली है। दूसरी बात, आज के बाद हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहेगा साइबर सुरक्षा में सेंधी, जो एक न्यू नॉर्मल बन जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों चीजों के बारे में बच्चों को अवगत करेंगे, एटलीस्ट वो थोड़े ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आज माँ बाप हैं, अपने बच्चों को सिखाइए कि आप अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। जो वो जानकारी देख रहे हैं उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप इंडिपेंडेंट तौर पर स्वयं उसकी पुष्टि ना कर पाए। सर, एक चीज और बताइए, आपने जिक्र किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो जो ऑनलाइन बच्चों से मीट करते हैं तो वो किस तरह से बच्चों की अश्लील वीडियो बनाते हैं, दर्शकों को ये बताइए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकें इस बड़े क्राइम को। देखिए, आज अलग अलग प्रकार के मॉडल्स अडॉप्ट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। पहला तो ये है कि बच्चों को एज अ दोस्त के तौर पर उसकी कॉन्फिडेंस विन करना, फिर उसे विवश करना कि चलिए आप अपने कपड़े उतारें, आप नग्न तस्वीरें भेजें या न्यूड वीडियोस भेजें। अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं हुआ तो संभावित तौर पर इस प्रेशर पर क्रैक कर जाएगा, और हो सकता है अपने बच्चे अपनी फोटोज या वीडियोस शेयर करें। अगर वो शेयर करेंगे तो उसका सदुपयोग तो कभी नहीं होगा, लेकिन दुरुपयोग हमेशा होगा, क्योंकि उसको आप इस्तेमाल करेंगे साइबर क्रिमिनल्स। लेकिन अब ये तो वो बात है कि जो लोग जिन्होंने कुछ गड़बड़ करी और वो फंस गए। अब तो वो जमाना आ गया कि आपने कुछ किया हो या ना किया हो, आप तब भी फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपकी सिर्फ क्लिप लेंगे, नॉर्मल क्लिप, तस्वीर मतलब आपके कपड़ों के साथ, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपका डीप फेक बना देंगे और आपकी शक्ल को मॉर्फ कर देंगे किसी न्यूड बॉडी पर या किसी न्यूड मॉडल पर, और फिर कहेंगे साहब ये तो आपकी है और हम आपको इस अश्लील कंटेंट को हम प्रकाशित करेंगे। नहीं चाहते आप तो इतने पैसे दीजिए, या ये हमारी डिमांड्स हैं, इसको फुलफिल करिए। तो कहीं ना कहीं आज
इस प्रकार से डीप फेक के फ्री टूल्स आ गए हैं कि जरूरत नहीं है कि आप कटरीना कैफ हो। सर डीप फेक पर बात करेंगे, थोड़ा सा पहले बच्चों पर बात कर लेते हैं, जी क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो बच्चों की है। जी अभी जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऑनलाइन कैसे कैसे बच्चों को सावधान रहना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे निगाह रखनी चाहिए। जी एक आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं ऑनलाइन गेम्स की। इसके अलावा मार्केट्स में आप जाओ तो GTA 5 ये सब मिलता है। लेकिन जब घर में ये सिस्टम गेम का पहुंच जाता है तो ऑनलाइन गेम परचेज करने की भी उसमें सुविधा होती है। तो क्या ऑनलाइन जब गेम कोई परचेज करता है बच्चा या उसके पेरेंट्स, तो उसमें भी किसी तरह की कोई ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है? आजकल ऑनलाइन गेम परचेज की इकोसिस्टम में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। हम्म, आजकल तो हाल ही में हमने एक केस देखा जहाँ हमारे पास आया, जहाँ पर बच्चे ने हम्म, अपने बाप के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए करीबन 23 लाख रुपए की हम्म, ऑनलाइन गेमिंग खरीद ली। अरे और वो तो जब बाद में पता लगा, फादर को बताया भी नहीं, क्योंकि फादर जब सो रहे हैं तभी आपने उनका मोबाइल भी ले लिया, ओटीपी भी आ गया, सब कुछ आपने खरीद लिया। और जब ये बिल आया तब पता लगा कि साहब ये गड़बड़ हो तो रखी है। बच्चे की एज क्या थी सर उसकी? ये बच्चे की एज है करीबन 9.5 साल, हाँ, 10 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, आज उन्हें एक तलब है कि अगर मुझे नया गेम खेलनी है तो मुझे नई गेम हर हालत में मुझे खरीदनी है। हम्म, साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके बैंक अकाउंट्स का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अक्सर जब ये करते हैं तो ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे कई बार नहीं करते। कई बार आपको फेक प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देखते हैं कि वो चले जाते हैं, वहां पर वो ड्यूप हो जाते हैं और ना केवल उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चोरी कर ली जाती है, उसका दुरुपयोग होता है, पैसे निकले जाते हैं, अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। तो आजकल अगर आप घर में ऑनलाइन गेम लेकर आए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सिरदर्दी का सबब लेके घर आ गए हैं। और एक बार दूसरी सलाह आपकी ये भी है कि अगर आप घर में ऑनलाइन गेम लेकर आए हैं तो अपने बच्चे से अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल बिल्कुल छिपा कर रखिए। बिल्कुल छुपा के रखें, क्योंकि कारण ये आपको कुछ नहीं पता, आप सो रहे हैं कहीं हाँ, और हैं, इसका दुरुपयोग होगा और एक बार जब बिल आ जाएगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं इमोशनल प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है। हम्म, वो इस इमोशनल डिस्टर्बेंस से दूर भागने के लिए ये ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में जाते हैं। उनको लगता है ये नई दुनिया है, ये नया यथार्थ है और यही लोग मेरे आजीवन साथी बनने वाले हैं। भूल जाते हैं कि जो डिस्टिंक्शन रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में है उसको हम डिस्टिंक्शन के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर उस डिस्टिंक्शन को हम भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। सर मैं उम्मीद करूंगा अपने दर्शकों से, जो लोग इस मेरे शो को देख रहे हैं, कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं या वो इंटरनेट से चिपके रहते हैं, तो पवन जी की बात सुनकर कुछ वो अपना भला ज़रूर करेंगे। पवन जी, एक दूसरा इशू आजकल बहुत ट्रेंड में है, जी वो है डिजिटल अरेस्टिंग। जी आजकल अखबार पढ़िए, टीवी खोलिए तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको डिजिटल अरेस्ट की खबर मिल जाएगी। मैंने कई पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द ही नहीं है। हमें अभी तक डिजिटल अरेस्ट करने की कोई परमिशन मिली ही नहीं है कानून में। क्या ये बात उनकी बिल्कुल सही है? ये बात 100% सही है। जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो कानून कहता है अरेस्ट फिजिकल फॉर्म में होता है, हम्म, आप जाएं किसी को व्यक्तिगत तौर पर गिरफ्तार करें। हुआ क्या है, 1 जुलाई 2024 से हम्म, 3 नए क्रिमिनल कानून भारत में लागू हो गए हैं, हम्म, जिसमें भारतीय न्याय संहिता हम्म, 2023 भी लागू हो गई है। हम्म, अब साइबर क्रिमिनल्स को ये मौका नजर आया। हम्म, अब उन्होंने लोगों में ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि ये देखिए नया क्रिमिनल लॉ आया है, इसमें साइबर क्राइम की बहुत कवरेज है और इस लॉ के तहत अब हमें परमिसिबल है कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि अधिकांश लोगों को इस नए कानून के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है तो लोग अक्सर इस बात को मान लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पर भी जो साइबर क्रिमिनल है डर और पैनिक से आपको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपको डरा दें, एक बार आपको पैनिक मिला दें तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप बुजुर्ग होंगे तब पैनिक होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चे होंगे तब पैनिक होंगे। हर एज ग्रुप के लोग आज डिजिटल अरेस्ट के शिकार बनते जा रहे हैं। हमारे अपनी एक क्लाइंट है जिन्होंने करीबन 6 करोड़ और 30 लाख रुपए दे दिए डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने के बाद। क्यों? क्योंकि उनके पास एकमात्र ही डर था, वो ये था कि अगर मेरे परिवार, मेरे बच्चों को ये मार देंगे तो मुझे पैसे के क्या लेना देना, भाई मेरे पैसे ले जाओ लेकिन मेरी सुरक्षा करो, मेरे बच्चों की सुरक्षा करो। और इस डर को फैलाने में साइबर क्रिमिनल्स ने कहा साहब हमने आपके घर के आसपास शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, थोड़ी सी आपने बुद्धिमानी कलाकारी करी
तो हम आपको शूट कर देंगे, सारे बंदों को ढेर कर देंगे। जब आदमी को ये लगने लग जाए कि साहब मेरे तो सारे लोग जो हैं स्वतः तौर पर खत्म हो जाने वाले हैं, तब बंदे कहते हैं मेरे से जो लेना लीजिए, लेकिन मुझे आप छोड़ दीजिए। तो आजकल इस प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स आपकी मानसिक दिशा पर काम करते हैं। सर आप संक्षेप में बताएंगे उस केस स्टडी के बारे में कि साइबर जो अपराधी थे उन्होंने कैसे उस महिला से कांटेक्ट किया, क्या बनकर किया और कितने करोड़ रुपए उसने ऑनलाइन उससे फ्रॉड करे और देख किस फॉर्म में करे? देखिए, ये महिला एक प्रोफेशनल है और ऑब्वियसली जब उन्हें कॉल आया तो बहुत क्लियर सी बात थी कि साइबर क्रिमिनल्स ने उनका प्रोफाइलिंग पहले कर चुके थे। क्योंकि ऐसा नहीं कि रैंडम कॉल आती है। हाँ, रैंडम कॉल आपको आएगी, आपको लगता है कि साहब अननोन नंबर से कॉल आती है। आपको ये डर होता है कि शायद कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, आप कॉल पिकअप करते हैं। कॉल उन्होंने पिकअप करी, कॉल के बाद उनको बोला गया कि आप अपना वीडियो कॉल ऑन करिए। क्योंकि वो इस एरिया में हैं, वो वीडियो कॉल्स करती हैं, उन्होंने वीडियो कॉल ले लिया। वीडियो कॉल जैसे खुली, तो उन्होंने देखा कि दूसरी ओर एक आदमी है जो पुलिस की ऑफिसर की यूनिफ़ॉर्म में है यूनिफ़ॉर्म में। और उसने कहा कि मैं फलाँ एसएचओ बोल रहा हूँ, फलाँ पुलिस स्टेशन से। आपका एक पार्सल था, आपने पार्सल भेजा है जिसके साथ आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ है। उस पार्सल में हमें ड्रग्स मिले हैं और आपके बड़े कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिले हैं, लिहाजा हम आप पर बहुत ठोस बड़ा मुकदमा करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट में, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में। साथ ही साथ आपने बहुत साइबर क्राइम करी है, तो इसलिए रुकिए, मैं आपको अपने अधिकर्मी से बात कराता हूँ। वो फ़ोन देता है किसी और पुलिस ऑफिसर को, जो भी पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में है। वो कहता है मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, मैं साइबर क्राइम का इंचार्ज हूँ, हमने पाया है कि आपने ये गलत काम किया है और इस पर हम आप पर ठोस कार्रवाई करेंगे। हाँ, आप चाहते हैं कि आप पैसा ये कार्रवाई ना हो, तो आपको थोड़ा कम्फर्ट मनी देना होगा। अब हम ऑफ़िशियल सरकारी ऑफ़िस महकमे के मुलाज़िम हैं, तो हम अपने अकाउंटों में तो ले नहीं सकते। तो आप आरबीआई के अकाउंट में दे दीजिए और लोगों के अकाउंट में दे दीजिए। ना देंगे तो वैसे भी हम आपको रगड़ देंगे और बाय द वे हमने शार्प शूटर्स चारों ओर लगा रखे हैं। आपने कुछ कलाकारी करी तो हम आपको मार देंगे, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आपकी। जब आपने इस प्रकार से डरा दिया उस महिला को और कहीं न कहीं महिला कन्विंस हो गई कि वो एक पुलिस अधिकारियों से बात कर रही है, एक ड्रग्स वाले से बात कर रही है, एक साइबर क्राइम के ऑफिसर से बात कर रही है, तब उसे लगा कि साहब जो लेना आप लीजिए, लेकिन मुझे छोड़िए। मुझे लगता है मेरा आधार का मिसयूज़ हो गया है और इसलिए पहले उनके अकाउंट में 70-80 लाख थे। उन्होंने कहा वो ट्रांसफ़र करिए, वो ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद भी साइबर क्रिमिनल्स की भूख नहीं मिटी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो है, अब ये बताओ आगे पैसे कहाँ हैं? उसने कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं ही नहीं। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आपके पास कितनी एफडीआँ हैं? कितने बैंक हैं? बैंक की नंबर्स लिए, एफडीज़ की डिटेल्स लिए, फिर उन्हें विवश किया कि कल आप बैंक जाएँगे, एफडीज़ को तोड़ेंगे, तोड़ के जो अमाउंट पैसा आएगा अकाउंट से आप आरटीजीएस कराएँगे, इन नंबर्स पे कराएँगे और अगर आप नहीं करेंगे, तो आप जहाँ घर से बाहर निकले, वहीं आपको हम गन डाउन कर देंगे और शो करेंगे एक्सीडेंटल डेथ है। जब वो ये कन्विंस हो गई कि साहब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो बैंक गईं और अपनी एफडीआँ तोड़ी। तोड़ने के बाद उस अमाउंट को उन्होंने आरटीजीएस कराया। उनमें से एक आरटीजीएस अमाउंट वापस आ गया शाम को। अच्छा। इस ग्राउंड कीपर के बैंक ने कहा कि आरटीजीएस डिटेल्स मैच नहीं करते और उसने फिर बताया साइबर क्रिमिनल्स को कि साहब ये पैसे वापस आ गए। साइबर क्रिमिनल्स ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको कल दूसरा आरटीजीएस देते हैं। उन्होंने दूसरा आरटीजीएस दिया, इस बार पैसे चले गए। तो ऑल सेड एंड डन 72 घंटों में करीबन 6 करोड़ और 30 लाख रुपए निकले। सर आप सब लोग जो इतने भी साइबर एक्सपर्ट हैं, इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में तो डिजिटल अरेस्ट के साथ ये डिजिटल हिप्नोटिज्म भी एक तरह से हो गया। आप ये समझ लीजिए कि आपके माइंड के साथ वो मतलब कैसे खेलते हैं। 72 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट भी रखा, एक तरह से उसने मुझे हिप्नोटाइज़ भी कर लिया, डर दिखाकर कि भई आपकी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और क्योंकि डर तो सर वहीं होगा ना जहाँ कुछ फैक्ट भी होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉल आता है और वो कोई मुझसे कहता है कि भई आपको डिजिटल मैंने अरेस्ट कर लिया, आपके खिलाफ ये सबूत है, वो सबूत है। लेकिन जब तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया होगा, तो मैं क्यों डरूँगा? तो क्या ये जो साइबर अरेस्ट ये लोग करते हैं, ये ऐसे लोगों को करते हैं जिनका पूरा डेटा इनके पास होता है? ये देखिए प्रोफाइलिंग करते हैं। हाँ। उनको पता लगता है इस तरह के प्रोफाइल के लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। उनको पहले टारगेट करते हैं और उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसे देने की क्षमता है। देखिए अगर मेरे पास हैं ही 100 रुपए, तो मुझे तो डिजिटल अरेस्ट करके क्या करेंगे, क्योंकि मेरे से सिर्फ 100 ही रुपए ले पाएंगे। लेकिन जब आपने प्रोफाइल कर लिए कि साहब ये इस प्रकार का बंदा है या बंदी है और इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी भी जा सकती है, तो उसको डराएंगे तो ये क्रैक करेगी या करेगा। तो वो क्रैक करते हैं और देखिए वो तो जाल फेंक रहे हैं।
जाल में जो फंस जाए वो मछली है, वो उनकी कैच है। और कई बार लोग नहीं फंसते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी मेहनत हुई, लेकिन जहां फंस गए वहां पैसे आने ही बाकी हैं। तो मुझे लगता है लोगों को समझना होगा कि कानून आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोई इजाजत देता ही नहीं है। आज कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है जिसके माध्यम से आप किसी को डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। जी, लेकिन सर मैंने देखा है पवन जी, इसमें ब्रिगेडियर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर, जिनको कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, वो लोग डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार हुए और उन्होंने डिजिटल अरेस्ट होकर लोगों को, जो साइबर अपराधी हैं, उनको करोड़ों रुपए दे दिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अनपढ़ लोग तो समझ में आते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब उनके शिकार हो रहे हैं। देखिए, डर जो है ना हाँ, तो आयु देखता है, हाँ, ना आपका एक्सपीरियंस देखता है, हाँ। और ना ही आपका व्यक्तित्व देखता है। डर अगर आपको आपके अंदर आ गया हुँ, तो आप चाहे किसी भी ओहदे में आप कर जाएंगे। अब इस इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए, हुँ, ये उत्तर भारत के एक बहुत प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्हें कॉल आया और उनको कहा गया वीडियो कॉल ऑन करिए। हुँ। वीडियो कॉल ऑन किया तो उन्होंने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, अरे! और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि साहब आपने कुछ गड़बड़ करी है, लिहाजा मैं ऑर्डर देता हूं कि आप 7 करोड़ रुपए दाखिल करिए इन अकाउंटों में। नहीं देंगे तो आप पर और कार्रवाई होगी। अब जब उन्हें कन्विंस हो गया कि साहब मेरे सामने कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, और जो पास करने वाला व्यक्ति है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश लगभग लगता है, तो वो कन्विंस हो गए कि साहब यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो उन्होंने 7 करोड़ रुपए पैसे दे दिए। वो तो जब आभास हुआ कि वो इस प्रकार के साइबर फ्रॉड के शिकार बने हैं, तब उन्होंने शिकायत करी। पुलिस ने फुर्ती से काम किया और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे वापस आ गए। तो थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि जो आप देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे, जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना है, जो जानकारी हमारे सामने है, जो मैं पढ़ रहे हैं, मैं उस पर तब तक विश्वास ना करूं जब तक मैं इंडिपेंडेंट तौर पर पुष्टि ना कर पाए। और एक फंडामेंटल चीज हम लोग भूल जाते हैं, जब डर या पैनिक में आते हैं तो कॉमन सेंस एकदम इवेपोरेट हो जाती है। कभी हमको आभास भी नहीं होता कि पुलिस अधिकर्मी कभी भी अपनी यूनिफॉर्म में आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत छोड़ता जाएगा, उसके बरखिलाफ शिकायत हो सकती है। कभी भी कोई जज आपको कॉल करके एक ऑनलाइन हियरिंग केवल ऑनलाइन आपकी वीडियो पर नहीं दिखाएगा। तो ये जब बुनियादी चीजें हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिकार बन जाते हैं। पवन जी, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसा मान लीजिए मैं किसी को कैश पैसे देता हूँ जी। और वो कोई मेरे से फ्रॉड करके ले जाता है, जी। तो वो पैसा वापस ना ये समझ में आता है, क्योंकि वो आदमी अननोन, कैश में पैसा गया, उसका कोई सबूत नहीं। लेकिन जब हम लोग बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो तो एक डिजिटल सबूत होता है और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना ख़राब है कि जो लोग डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार होते हैं, उनका पैसा तक वापस नहीं मिल पाता। हमारा सिस्टम काफी कमजोर है। हाँ। उसका रीजन ये है क्योंकि जो पैसा मांगा जाता है बैंकिंग चैनल में मांगा जाता है। एक बार बैंकिंग चैनल में आपने पैसा भेज दिया हुँ, तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान है। लेकिन क्योंकि कोई कानून नहीं है, क्योंकि कोई मैंडेटरी डायरेक्टिव नहीं है कि साहब आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए अक्सर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं करते। हुँ, और देखिए, साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपसे पैसा मंगवाते हैं और जिस वक्त इस अकाउंट से मंगवाया वहां से दूसरे दूसरे से तीसरे बार शिफ्ट किया, लेकिन अगले 10 से 15 मिनट में वो पैसा वो बैंकिंग चैनल से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कैश निकल जाता है कैश पूरा। निकल जाए, म्यूल्स के थ्रू निकाल लेते हैं। एक बार बैंकिंग चैनल से आपका पैसा निकल गया, तब संभावित तौर पर आपको पैसा लगभग नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एकदम चला गया है। उस दिशा में हमें ज़रूरत है कि कहीं न कहीं बैंक्स को, कहीं न कहीं सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़िम्मेवार ठहराएँ। हम अभी तक बहुत सॉफ्ट अप्रोच कर रखे हैं। भई आपके यहाँ से करोड़ों रुपए चले गए, बैंक के थ्रू चले गए और बैंक कहता है मुझे पता नहीं। अरे! आपने जब तक बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना है, तब तक बैंक कुछ कार्रवाई करेगा नहीं। जब तक सर्विस प्रोवाइडर को आपने, जिस सर्विस प्रोवाइडर के प्लेटफ़ॉर्म पर आपने वीडियो कॉल करी है, क्या वो सर्विस प्रोवाइडर कह सकता है साहब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है? भाई प्लेटफ़ॉर्म आपका, नियोजन आपका, अगर दुरुपयोग हो रहा है तो भी आपका, और उसको रोकने की जिम्मेवारी भी आपकी। तो मुझे लगता है कि जो कानून में जो खामियां हैं भारत के आईटी एक्ट में, आईटी रूल्स में, उनको हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। नए गाइडलाइंस सेक्शन 87 आईटी एक्ट में लाने की आवश्यकता है और विवश करने की जरूरत है इन बैंक्स को, इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि साहब हमें नहीं पता, आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पर गड़बड़ हुई है तो खमियाजा आपको भुगतना होगा। तो वो फिर इंसिस्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि इस तरह की गतिविधि उनके प्लेटफॉर्म पर हो ही ना। पवन जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 2000 में जी। ये साइबर को लेके कानून बना था जी। और 2008 में इसमें
कुछ चेंजेस आए थे। संशोधन। उसके बाद लेकिन 2000 में तो ना इंटरनेट की दुनिया इतनी स्ट्रांग थी, ना स्मार्टफ़ोन था, तो उस वक़्त तो के कानून अलग थे, लेकिन आपको लगता नहीं कि कानून को पूरी तरह से रिवाइज़ करना चाहिए? क्योंकि आज तो हम इंटरनेट के समुद्र में दौड़ रहे हैं। देखिए, कानून आज हमारा बिल्कुल भी वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ तारसंगत है ही नहीं। हुँ, 24 साल पहले हमने जब ये कानून बनाया, तो ना तो सरकार को, ना संसद को, ना सांसदों को मालूम था वो कर क्या रहे हैं। हुँ, सबको पता था कि ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कानून बना रहे हैं। किसी को आभास भी नहीं था कि आप जो कानून बना रहे हैं, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो चंद सालों में भारत का मदर लेजिस्लेशन बनने वाला है। आज की हालत ये है कि आईटी एक्ट, इंडिया का मदर लेजिस्लेशन, अगर आप भारतवर्ष में आज कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस या डेटा और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, आप उस कानून के अधीन आ जाते हैं। मेरे अनुसार ये कानून भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। हुँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सब यहाँ कवर होता है। आपने इसका संशोधन एक बार किया 2008 में। वो भी तब किया क्योंकि मुंबई आक्रमण हो गए और उसके 30 दिनों में आपने इसमें संशोधन कर दिया। लेकिन तब से लेकर आज तक ये कानून चुप्पी साधे हुए है। टेक्नोलॉजी ने इंतजार नहीं किया है। वो लगातार गैलप करती रही है और आज तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है। आज नए प्रकार के मिसयूज अब्यूज सामने आ रहे हैं। तो इस कानून को इफेक्टिवली हमें अमेंड करने की जरूरत है ताकि लोगों को आप इफेक्टिव रेमेडी प्रदान कर सकें, कवरेज जो है साइबर क्राइम की उसको बढ़ा सकें, साइबर सुरक्षा के पहलुओं पर और ज्यादा टिप्पणी और रोशनी प्रदान कर सकें। पवन जी, उत्तर प्रदेश के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई तरह के कानून बनाए। कोई अपराधी अपराध की कमाई से संपत्ति बनाता है तो उसको बुलडोज़र तोड़ देता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है साइबर अपराधियों पर नकेल कसें, तो उनको अपना डिजिटल एक रूप देना पड़ेगा, एक डिजिटल योगी बनना पड़ेगा उनको? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को अपना एक नया डिजिटल स्वरूप एकत्रित करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा। देखिए, आप साइबर स्पेस के पर्दे के पीछे छुप नहीं सकते और आप ये नहीं कह सकते साहब मैं इस पर्दे के पीछे छुप के मेरी जो मन मर्जी करना चाहते हाँ। हैं। वो हमें कानून अलाउ ही नहीं करता और हमें पॉलिटिकल विल के माध्यम से भी ये संदेश देना है। बट अनफॉर्चुनेटली एक मैसेज आता है कि साहब भारतवर्ष में कानून तो बहुत कमजोर है। हुँ, जो हमारा साइबर लॉ है उसमें मुश्किल से हैंडफुल ऑफ कन्विक्शंस हो रखी हैं। हुँ, 2003 में भारत की जो पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन हुई थी, उसमें मैं वकील था कंप्लेनेंट का। जब हम लोगों ने उस मामले में सज़ा दिलवाई, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए दरवाज़ा खुल रहा है, अब और कन्विक्शंस होंगी। हुँ, कुछ कन्विक्शंस हुई, लेकिन 2008 में पूरा सिनेरियो बदल गया। जो संशोधन लेकर आए कानून में, उस कानून ने एक बहुत मेजर डिससर्विस कर दी। अमेंडमेंट्स ने कहा कि साहब हम साइबर क्राइम की कवरेज को तो बढ़ाते हैं, हुँ, लेकिन अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध कर देते हैं। एक बार आपने ये मैसेज दे दिया कि आप साइबर क्राइम कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप जमानत से बाहर छूट जाएंगे हुँ, अधिकार के तौर पर, तो भारतवासी तो निश्चिंत हो गए और वो एकदम पकड़े जाते, जमानत तुरंत होती और बाहर निकलने के बाद सबका एकमात्र ध्येय होता कि मेरे बरखिलाफ जो एविडेंस है मैं उसको डिस्ट्रॉय करूं, खत्म करूं और फिर तमाशा देखूं। क्योंकि एक बार ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खत्म हो जाए तो उसके बाद कोई कन्विक्शन हो ही नहीं सकती किसी साइबर क्राइम मामलों में। तभी से हम देख रहे हैं 2008 से लेकर अब तक एक अकाल आ चुका है हुँ। साइबर क्राइम कन्विक्शंस का। इसलिए इस कानून को और ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पर आपको अमेंड करना है और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। सर, साइबर थाने भी बन चुके हैं, जी। ऑनलाइन साइबर की एफआईआर भी लगातार दर्ज हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे भी जानने वाले रूटीन में आपके पास भी आते होंगे, जब किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो जब वो थाने जाते हैं, तो थानेदार को ही समझ में नहीं आता कि भैया मुझे कैसे रिपोर्ट दर्ज करनी है, कैसे अपराधी को पकड़ना है। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन बहुत कम देखने को मिलता है कि अपराधी उन्होंने पकड़ लिए। देखिए, आज का रीज़न ये है कि आज हमारे पुलिस अधिकारियों को उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्हें आपने समुद्र में ढकेल तो दिया है कि चलिए जी, आज जो है इंस्पेक्टर लेवल व्यक्ति जो है साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा। बट क्या आपने अपने आप से पूछा है कितने इंस्पेक्टर हैं जिनके पास डिजिटल ट्रेनिंग है? हाँ, यूज़ सारे करते हैं। यूज़र आप बहुत अच्छे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपको कानूनी नुक्ते पता हैं? हुँ, क्या आपको मालूम है कि एविडेंस एक्ट आपको किस तरीके से बताता है हुँ, कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आपने इकट्ठा करना है, क्या करना है? तो मुझे लगता है वहाँ पर ट्रेनिंग की कमी है और उस ट्रेनिंग की कमी की वजह से हम पाते हैं कि साइबर क्राइम को डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने में ढील-ढाल हो जाती है। थानेदारों के अलावा आपको लगता नहीं कि जो जुडिशरी सिस्टम है,
जो जजेस हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? इसमें कोई दो राह नहीं। देखिए, हमारे दो स्तंभ हैं, एक हमारी पुलिस है, एक हमारी जुडिशरी है। तो दोनों को ही आपको इफेक्टिवली ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मैं पढ़ाता हूँ नेशनल जुडिशियल एकेडमी में भोपाल में, मैं पढ़ाता हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी में हैदराबाद में, और मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ को बहुत बेहतरीन जजेस हैं, बहुत बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स हैं इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन जब मैं समूचे राष्ट्र के तौर पर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हाँ, कैपेसिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको कांस्टेंट जागरूक बनाना पड़ेगा, इन्हें अपडेट करना पड़ेगा। और मैं तो कई साल से कह रहा हूँ साहब, अब वो समय आ गया कि आपके पास डेडिकेटेड साइबर अदालतें होनी पड़ेंगी। क्यों? जो डेडिकेटेड साइबर के मुकदमे करें। आज 2024 में मैं अगर 2006 का साइबर क्राइम का मुकदमा कर रहा हूँ और पिछले 18 साल गुजर गए हैं, तो आप समझ लीजिए लोगों का जो विश्वास है, आस्था है, सिस्टम में कहीं ना कहीं डगमगा सी रही है। अगर डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स होंगे, साइबर कोर्ट्स होंगे, जिन्हें बोला जाएगा एक समयबद्ध तरीके से और इस टाइम फ्रेम में आपने फैसला देना है, तो मुझे लगता है लोगों का कॉन्फिडेंस भी आएगा। और लोग अल्टीमेटली ये नहीं चाहते कि साहब जो जिसने साइबर क्राइम किया है उसको आप पकड़ के जेल में डालिए। लोग चाहते हैं भाई मेरा पैसा गया, मुझे पैसा दिला दीजिए, मेरी जान छोड़ दीजिए, वो बंदा छूट जाए ना छूट जाए उसका कोई लेन देना नहीं। तो हम कहीं ना कहीं फेल कर चुके हैं, क्योंकि हम जो आम साधारण नागरिक हैं उसको हम इफेक्टिव रेमेडी नहीं प्रदान कर पाए। अगर मैं कुछ पैसे गवा देता हूं तो मेरे पैसे कभी वापस नहीं आते। अगर मेरी छवि को पराक्रमण होता है इंटरनेट पर तो मुझे कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं मिलती। अगर मैं आज साइबर न्यूसेंस का शिकार होता हूं या साइबर बुलिंग का शिकार होता हूं, आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, आज इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है साइबर बुलिंग। आज बच्चों में इतनी ज्यादा सैडिस्टिक फीलिंग है, भाई कुछ हो ना हो तुम्हारा बैंड बजाएंगे। तो वो जो है कि सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें ले डूबेंगे, जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस की वजह से आज साइबर बुलिंग इतनी बड़े पैमाने पर फैल चुका है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज की तारीख तक साइबर बुलिंग को कानून में एक डिफाइंड ऑफेंस नहीं बनाया गया है, चाहे वो आईटी एक्ट हो, चाहे वो भारतीय दंड संहिता की बात हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको लॉ को ज्यादा इफेक्टिवली एक्सपैंड करना पड़ेगा, लोगों को रेमेडी प्रदान करनी पड़ेगी। और लोगों में जो डर है कि साहब पुलिस थाने जाऊंगा तो मेरी डबल हैरेसमेंट होगी, उस डर को निकालना होगा। इसलिए पुलिस अधिकारियों को एक सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच के तौर से अवगत कराना पड़ेगा कि साहब कुछ हो ना हो, आपने विक्टिम को बताना है कि साहब ऑलरेडी आप विक्टिम बन चुके हो, डोंट वरी, आज आप थाने आए हो, अब आपकी समस्या हमारी समस्या है और हम इसका निदान करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच और इकोसिस्टम को बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। दुगल जी, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे हम और आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए हमारा कोई दोस्त किसी मुसीबत में फंसा होता है तो वो फ़ोन करता है। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा यार मेरे पास एक वीडियो कॉल आया और उसने मेरी एक वीडियो बना ली, यानी कि सेक्स वीडियो बना ली। मैंने उनसे कहा यार आप अभी तक सुधरे नहीं, इन आपकी इतनी उम्र हो गई है और आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे, कहाँ इन चक्कर में पड़े हो? जी। उसने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली थोड़ी उनकी हिस्ट्री खराब थी। तो लेकिन वास्तव में वो उस दिन वो गलत ट्रैप में फंसे थे। एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल उनके पास आया और उनको एक जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल ऑन किया, उनको किसी लड़की ने उनके साथ एक सेक्स वीडियो बना ली। उसके बाद वही वीडियो उनके पास दोबारा उनके मोबाइल पर आ गई और कहा कि अगर आपको भैया बचना है सामाजिक बदनामी से, तो आपको हमें 50,000 रुपये देने होंगे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई ये तो फेक वीडियो है, आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं पुलिस में कंप्लेंट कर लूँगा। अगले दिन उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यार मैंने 50,000 रुपये उसको दे दिए। तो उस व्यक्ति को मैंने बता भी दिया था कि भाई ये वीडियो फ्रॉड है, लेकिन सर वो इतना डर गया उस फेक वीडियो से, उसने कहा मेरी बदनामी होगी, इससे अच्छा मैं 50,000 रुपये उनको दे देता हूँ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? ये एक रिफ्लेक्शन है एक मानसिकता की। हाँ। लोग कहीं ना कहीं परेशानी से दूर भागना चाहते हैं और उनको लगता है कि आंखें बंद कर लो तो वो सबसे अच्छा तरीका है। लोग भूल जाते हैं कि जब कबूतर आंख बंद करता है तब बिल्ली भागती नहीं है, वो बिल्ली कबूतर को खा जाती है। बट कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शायद हम समस्या से दूर भाग जाएंगे, पैसे दे देंगे। इंटरनेट पर साइबर स्पेस में आप जब कभी पैसे देंगे, आप कुछ हो ना हो अपने आप को प्रॉमिस जरूर कर लीजिए कि आप एक बहुत गहरे खाई में, एक कुएं में खुद छलांग लगा रहे हैं, जिसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पैसे क्यों दें? अब आपने जो केस बताया, इस केस में हुआ कुछ नहीं। उन्होंने एक पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाया, मॉर्फ वीडियो बनाया। ठीक इस तरह के केसेस आजकल बहुत होते हैं और
खास तौर पर उन लोगों को दिए जाते हैं या टारगेट किए जाते हैं जो जिनकी प्रतिष्ठा है, कुछ स्टैंडिंग है, पब्लिक फिगर्स को ज़्यादा। हमारे पास एक केस आया जो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, उनको रात को 11 बजे फ़ोन आता है और वो कहते हैं साहब वीडियो कॉल ऑन करो। वीडियो कॉल ऑन होती है तो एक नग्न लड़की होती है, वो कहती है आप भी अपने कपड़े उतारिए। अब ये इनके यहाँ बच्चे हैं, बच्चों की शादियां हो रखी हैं, कमरे में अकेले हैं, उन्हें लगता है आसपास चलो कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो भी कुछ काम कर लेते हैं। बाद में पता लगता है उनके भी वीडियोस बन जाते हैं। उनसे फिलहाल शुरुआत की जाती है 2 लाख की। ये किसी को नहीं बताते, ये क्वाइटली 2 लाख रुपए दे देते हैं और फिर कहते हैं समस्या चली गई। अगले 2 दिन बाद फिर दोबारा डिमांड आती है कि साहब आपने 2 तो दे दिए, अब अगली बारी 5 की है। और फिर धीरे-धीरे डिमांड बढ़ती जाती है। जब डिमांड उनके काबू के बाहर चली जाती है, तब वो लीगल एडवाइस के लिए आते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि साहब कभी भी आपने कोई प्रकार की डिमांड पर पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आपने पैसे दे दिए, तो आपने कन्फर्म कर लिया कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है। दूसरी बात आप डरे हुए हैं और तीसरी बात आपके हाथ को मरोड़ के आपको आर्म ट्विस्ट करते हुए और पैसे निकाले जा सकते हैं। तो आप अपने आप को एक्सपोज क्यों करते हैं? भाई आज इंटरनेट पर लगभग 56% टोटल कंटेंट जो है पोर्नोग्राफिक है। उसमें आपका भी पोर्नोग्राफिक आ गया तो क्या होगा? लोग कुछ देर तक देखेंगे भी भूल जाएंगे। बट अगर आप उस डर से लगातार अपने पैसे खाली करते जाएंगे तो आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि चलिए आज मुझे आपने इस साइबर क्राइम का शिकार बनाया है, डोंट वरी, मैं अगले साइबर क्राइम का शिकार बनने के लिए भी तैयार बैठा हूं। वो जो मैसेजिंग है उसको हमें नहीं जाना, इसलिए लोगों को ज्यादा आपको अवेयर बनाना पड़ेगा, वरना लगातार प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। पवन जी, आपने एक शब्द का यूज किया, एक्सपेरिमेंट। जी। ये थोड़ा एक सम्मानजनक वर्ड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा देसी भाषा में कहूँ तो ये ठरकी लोगों की पहचान है। जो साइबर अपराधी हैं, जी। वो ऐसे ठरक वाले लोगों को ढूंढते हैं और फिर उन्हीं को कॉल करते हैं। जी। तो ऐसे ठरकी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भाई? अगर आपके पास ऐसी कोई अनजानी वीडियो कॉल आती है, जी। कोई जानने जानने वाली कोई लड़की कॉल करती है, तो आप रिसीव करिए, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करिए। जी। लेकिन अननोन कॉल से सावधान वो उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप अपने कॉमन सेंस से पूछिए, कोई आपको कॉल करके कोई लड़की अपने कपड़े क्यों उतारेगी? हाँ। कोई भी सभ्य लड़की तो उतारेगी नहीं। तो जब वो उतार रही है तो कहीं न कहीं आपने अपने आप से पूछना है क्या वो एक्चुअल लड़की है या नहीं? क्योंकि आजकल तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जो आप देखते हैं वो वास्तविक तौर पर लड़की नहीं होती, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडल होती है। और देखने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो सब आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। लेकिन उस वक़्त आप अपने भाव में, इमोशंस में बह जाते हैं और कहीं न कुछ गलत काम कर जाते हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अपने शिकारों का ये चुनन तो अपने शिकारों को तलाशते कैसे हैं? कि जैसे मान लीजिए एक आपकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी है, उनको पता है कि अगर मुझे इस तरह की कॉल आएगी तो मैं उसका शिकार नहीं होऊँगा या मैं किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इनके शिकार ऐसे ही लोग होते हैं जो इस चीज़ के यूज़्ड टू होते हैं। तो क्या उन लोगों की वो लोग प्रोफाइलिंग करते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल पर वो लोग पोर्नोग्राफ़ी देखते हैं, एडल्ट वीडियो देखते हैं। तो क्या उनका डाटा उन साइबर अपराधियों के पास पहुँच जाता है कि भई ये व्यक्ति मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्न मूवीज़ देखता है, तो ऐसे लोगों को शिकार बनाना ज़्यादा आसान होगा। क्या प्रोफाइलिंग होती है? देखिए साइबर क्रिमिनल आज बहुत शातिर हैं। हाँ, साइबर क्रिमिनल हवा में तीर नहीं मारते। हाँ। उन्हें पता है उनका समय बहुत कीमती है और उस समय का वो भरपूर रिटर्न चाहते हैं। तो लिहाजा वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, पता करते हैं किस किस्म का बंदा है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। ये साइबर क्रिमिनल्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे में, ताकि एक बार आपका डेटा पता लग जाए कि आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स कैसे हैं, आप क्या करते हैं, ताकि उसके आधार पर वो अपने पोटेंशियल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर जैसे मछुआरा होता है ना, पानी में जाल फेंक देता है, वो भी इंटरनेट पर अपना जाल फेंकते हैं। उस जाल में जो फंस जाए वो साइबर क्राइम का शिकार बन जाता है। मुझे लगता है हमें आज इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि दुनिया में केवल 2 किस्म के लोग हैं। एक जो जानते हैं कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं और दूसरा जो नहीं जानते कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए साइबर क्राइम के आंकड़े जो है वो बहुत खतरनाक है। 2023 में दुनिया ने $6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे गवाए साइबर क्राइम के प्रति। 2024 के अंत तक हम लोग $8 ट्रिलियन गवा देंगे साइबर क्राइम के प्रति और 2025 तक $10.5 ट्रिलियन। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उन्हें सेंसिटाइज नहीं करेंगे, ये आंकड़े बढ़ेंगे। और देखिए भारत तो 140 करोड़ का राष्ट्र है और जब आप दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या के राष्ट्र हैं
तब आप दुनिया की सबसे बड़ी साइबर क्राइम के लेबोरेटरी भी बन चुके हैं, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल आपकी लेबोरेटरी में शोध कर रहे हैं कि साहब किस तरीके से, कौन से मॉडल से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। पवन जी, आपने एक बात कही कि जो भी व्यक्ति सेक्सटॉर्शन का शिकार होता है, यानी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर उसकी वीडियो बन जाती है, अगर वो उससे कोई पैसों की डिमांड होती है वो पैसा ना दे। बहुत से लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है, आपकी भी तैर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की सामाजिक बदनामी तो हो जाएगी ना। देखिए, उससे वो कैसे बचे? सामाजिक बदनामी होगी, बट वो क्षण भंगुर होगी। हाँ। आपको ब्रॉडली देखना है कि आपके डिजिटल इकोसिस्टम में, हाँ। आपकी डिजिटल लाइफ में वो बदनामी कितनी देर रहने वाली है। अरे सर, उसकी बीवी घर छोड़ छोड़ जाएगी, उसके बच्चे अपने फादर या जो भी चाचा मामा उसका होगा, उनकी इमेज खराब होगी। ये अगर मान लीजिए किसी की वीडियो बन गई और उसको पैसे भी नहीं देने और उसकी वीडियो अपलोड ना हो, तो उसके बाद क्या उपाय उसके पास है? क्या अगर वो पुलिस के पास जाएगा, तो क्या पुलिस के पास जाकर उन साइबर अपराधियों को सज़ा दिलवा पाएगा या नहीं? देखिए, अगर आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है, हुँ। तो ऐसा नहीं है आपके पास रेमेडी नहीं है। हुँ। केंद्रीय सरकार ने दो विशिष्ट प्रकार की आपको सुविधाएं प्रदान कर हुँ। रखी हैं। एक तो तुरंत आप 1930 को कॉल करें। हुँ। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। हुँ। ये कॉल जब आप करते हैं, हुँ। ये पुलिस अधिकर्मी उठाते हैं और वो तुरंत आपका मामले को रजिस्टर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, हुँ। तब आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकते हैं, हुँ। जो cybercrime.gov.in है। वहां पर ऑनलाइन बैठे हुए आप शिकायत कर सकते हैं ना। लोगों को लगता है कि रिपोर्टिंग पर मैंने रिपोर्ट कर दी तो एफआईआर ऑटोमेटिकली होगी। हुँ। यहां पर इस भ्रम को खत्म करना होगा। ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये एफआईआर पोर्टल नहीं है। हुँ। आज यहाँ 100 केसेस अगर आते हैं रिपोर्ट के, तो उसमें 4 या 5 केसेस में ही एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन एटलीस्ट आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाएं, उसको रिपोर्ट जरूर करें। और दूसरी बात, रिपोर्ट करने से पहले अपने परिवारजन, मित्रगण को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में ले लें कि साहब ऐसा ना हो गया है और हमें रिपोर्ट करनी है। हुँ। वो जमाना चला गया कि लोग कहते थे साहब लोग क्या कहेंगे। हुँ। आज तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, हुँ। उतनी जल्दी आप विक्टिम की कैटेगरी में आएंगे। जितनी जल्दी आप विक्टिम की कैटेगरी में आएंगे, उतनी जल्दी आपको लोग संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हुँ। आप कहेंगे साहब चलिए हो गया, कोई बात नहीं। बट इनकी गलती नहीं है। अगर आपने गलती भी कर ली और आपने अपना अश्लील वीडियो खुद ही अपलोड कर लिया, हुँ। तब भी आवश्यकता आपको समझने की बात है कि आपको इसके बारे में रिपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब कोई और व्यक्ति आपका अश्लील वीडियो का प्रकाशन करता है, हुँ। प्रसारण करता है, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करता है, तो धारा 67 आईटी एक्ट में ये दंडनीय अपराध है। 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून आईटी एक्ट 2000 में परिभाषित किया जा चुका है। और 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय हुँ। न्याय संहिता 2023 लागू हुई है, उसमें साइबर क्राइम की न केवल परिभाषा को एक्सपैंड किया गया है, उसकी कवरेज को भी एक्सपैंड कर दिया गया है। अब ये भारतीय न्याय संहिता कहती है कि साहब साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा है, तो हुँ। आप उसका रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे और कल कुछ हो गया, तो कानून मानेगा कि आप भी उस साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा थे और हुँ। आपके ऊपर भी कानूनी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो रिपोर्ट करना पहला सबसे जरूरी है। दूसरा, ऑनलाइन रिपोर्ट करके गृह मंत्रालय से आप एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करा लीजिए। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप आगे प्रोसिक्यूशन को बढ़ा सकते हैं, उसको पैरवी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट करने से बात नहीं होगा, कांस्टेंट पैरवी आपको करनी पड़ेगी। कानून है और पुलिस अधिकर्मी चाहें तो मुकदमों में आगे कार्रवाई भी हो सकती है और हुँ। काफी मुकदमों में कार्रवाई होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कितनी बड़ी तादाद में आज साइबर क्राइम हो रहा है कि आज जो पुलिस अधिकर्मी है वो स्तब्ध हो जाता है। उसे लगता है भैया मैं किस में काम करूं, किस में ना करूं, और मेरे लिए क्या किडनैपिंग, रेप, मर्डर इंपॉर्टेंट है या साइबर इंपॉर्टेंट है। आज की मानसिकता पुलिस अधिकर्मियों में यह है कि साहब साइबर तो एक मामूली सा माइनर क्राइम है, तो हुँ। चलो जो एक्चुअल वर्ल्ड क्राइम्स हैं उन पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप डिजिटल अरेस्ट की बात कर लें, तो पिछले 4 महीने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे भारतवासी केवल डिजिटल अरेस्ट में गवा चुके हैं। सर, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी गाइडलाइन क्या कहती है? अगर मान लीजिए मेरे से कोई फ्रॉड हो गया, तो मेरा पैसा वापस कैसे आए? क्या आरबीआई की गाइडलाइन है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को लेकर बहुत जागरूक रही है। हुँ। तो 2017 में 6 जुलाई 2017 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली। उसका नाम है जीरो लाइबिलिटी नोटिफिकेशन। वो मुख्य तौर पर कहती है कि अगर आपके साथ कोई अनावश्यक
ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, या आपके बैंक अकाउंट से खाता अनावश्यक तरीके से पैसे निकल जाता है और आपको पता लग जाता है, तो अगर आप पहले 72 घंटों में लिखत में शिकायत करेंगे बैंक को, तो बैंक की जिम्मेवारी है कि वो पैसे की पूरी भरपाई रिकवरी करेगा और बैंक वो पैसा आपके अकाउंट में डालेगा। अगर आप 72 घंटे का टाइम चूक जाते हैं और 72 घंटे के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, तो तीसरे दिन से लेकर 10वें दिन तक अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको 90% पैसा मिलना चाहिए। और अगर आप 10 दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं तब आपको उतना ही पैसा मिलेगा जो बैंक की पॉलिसी है। तो पहली हिदायत होती है कि द मोमेंट आपको पता लगे कि मेरे यहाँ अनावश्यक ट्रांजैक्शन हो गई है, ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं करी है, तो शोर मचाना बहुत जरूरी है। एक, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले भी 1930 कॉल करना है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आपको मैसेज आया कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो गया है, आप 1930 कॉल करेंगे। अगर फोन उन्होंने उठा दिया तो पुलिस अधिकारियों के साथ क्या टाई अप पूरे बैंक के साथ है, वो तुरंत देखेंगे कि आपका पैसा बैंकिंग चैनल में अभी है या नहीं है। अगर है तो उसको वहां ब्लॉक कर देंगे ताकि वो पैसा साइबर क्रिमिनल बैंकिंग चैनल से ना निकाल सके और फिर पैसा आपके यहाँ वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो साइबर क्रिमिनल पैसा निकाल जाएगा। उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आप जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन में शिकायत करें। बैंक जलेबी की तरह आपको घुमाएगा, क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आपकी पैरवी स्ट्रांग होगी और आप फॉलो अप करेंगे, रिमाइंडर्स देंगे और साथ ही साथ बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी आप इस बात को एस्केलेट करेंगे, तो हमने देखा है बहुत सारे मामलों में पैसा वापस आ जाता है। होता क्या है, आरबीआई कहता है कि साहब आप बैंक हो, आपको बैंकों के खातों की साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी। आपकी साइबर सुरक्षा सही नहीं थी, उसकी वजह से सेंध हुई और कुछ अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई, तो उपभोक्ता क्यों सफर करे? आपको सफर करना पड़ेगा और वो खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये रेमेडीज हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर बैंक फिर भी पैसा नहीं देता तो आप रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं, अदालत में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप डैमेजेस मांग सकते हैं, कॉम्पनसेशन फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। क्योंकि जब मैंने बैंक में खाता खोला तो इस विश्वास के साथ खोला कि मेरा जो खाता है वो साइबर सुरक्षित होगा और उसमें सेंध नहीं लगेगी, और फिर भी लग गई और उस सेंध का ताल्लुक मेरी नेग्लिजेंस या लापरवाही से नहीं है, तो खमियाजा भुगतने की जिम्मेवारी भी बैंक की होनी चाहिए। सर, मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया बैंक में और सारी फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी हो गई। मैंने फिजिकल अपने सारा जो ऑथेंटिकेशन था वो दिया, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिया और वो बैंक में लेकर चला गया। और 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है एक बैंक से कि वो लड़की कहती है कि क्या आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था? मैंने कहा अप्लाई किया था। और फिर मुझसे दोबारा वो पैन कार्ड माँगती है, फिर आधार कार्ड माँगती है और वो कहती है कि ओटीपी आपके पास आएगा। तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि भई अब ये ऑनलाइन फ्रॉड होने की तैयारी हो गई है। जी। जो रिलेशन मेरा बैंक और कस्टमर के बीच में था, वो लीक कैसे हुआ? वो लीक इसलिए हुआ क्योंकि आज की तारीख में भी भारतवर्ष में डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून है ही नहीं। ये बात सही है कि 11 अगस्त 2023 को संसद ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को पारित कर दिया, लेकिन अभी तक वो कानून बन तो चुका है लेकिन लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केंद्रीय सरकार इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई कानून है ही नहीं जो हमारे डेटा का संरक्षण कर सके। इसलिए आपके और मेरे डेटा की खरीद फरोख्त होती है। ये लोग खरीदते हैं बैंक से। अक्सर हम पाते हैं कि वहाँ कुछ एरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो बैंक का डेटा बाहर बेचते हैं। डेटा इकोनॉमी में हमारे यहाँ तो एक क्लाइंट आया जिसका एकमात्र काम था डेटा मर्चेंट होने का। यानी कि उसका काम था कि वो अलग अलग कंपनियों में अपने बंदे नौकरी के तौर पर भेजता था और उनको हर महीने एक रेडी सैलरी देता था। उनका क्या काम होता था कि आप अलग अलग कंपनियों में जाइए, वहाँ नौकरी करिए, वहाँ का डेटा चुराइए, लाके मेरे पास लाके दीजिए, मैं उसको सैनिटाइज करके मार्केट में बेचूंगा। ये बिजनेस मॉडल था। तो आज डेटा इकोनॉमी में हमें समझना होगा कि आज कानून या कंपनियां मेरे में इंटरेस्ट नहीं रखती क्योंकि मैं इंसान हूं। मेरे में इसलिए इंटरेस्ट रखती हैं क्योंकि मैं डेटा एंटिटी बन चुका हूं और मैं विभिन्न प्रकार का डेटा उत्पन्न कर रहा हूं। और भारत में तो अब एक नई क्रांति आ गई है जिसको हमने पता नहीं कब कहां से शुरू हुई, लेकिन आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। मैं उसे भारत की उल्टी की क्रांति बोलता हूँ, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारतवासी आज उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, बिना सोचे समझे कि भाई उस पर क्या असर, उसका असर आपकी निजता के आधार अधिकार पर होने वाला है।
कोविड-19 की डेल्टा वेव हुई और ये कपल था, गुड़गाँव में रहता था, तंग आ गया था। उसने कहा चलो जी मुझे जाना है, तो चलो मनाली चलते हैं। मनाली में कहाँ रहना है, क्या कुछ है? उन्होंने सोशल मीडिया में लोगों से पूछा, लोगों ने उन्हें हिदायतें दी और उन्होंने एक निर्णय किया कि हर घंटे में जब हम जगे रहेंगे, हम प्रकाशित करेंगे दुनिया भर को हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मूरसर पर पराठे खा रहे हैं, रोहतांग पास गए हैं, वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। 8 दिन बाद जब ये घर आते हैं, तो उन्हें पाते हैं कि उनके घर का पूरा सफा-चट हो रखा है। क्यों? क्योंकि चोरों को लगातार अपडेट्स मिल रहे थे और ये लोग अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन से तस्वीरें डाल रहे थे, जिसमें उनका लैटीट्यूड था, उनका लॉन्गिट्यूड था, उनकी लोकेशन थी। तो कहीं न कहीं हमें अपनी जो उल्टी करने की प्रवृत्ति है डेटा की, उसको कंट्रोल में लाना होगा, वरना डेटा को संरक्षण करने का कानून नहीं है। लेकिन हाँ, जब केंद्रीय सरकार डीपीडीपी एक्ट में रूल्स लेकर आ जाएगी, तब वो मुझे लगता है गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन इसलिए होगी क्योंकि इस कानून में बोला गया है कि अगर आप इस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने ऑफेंस नहीं किया, लेकिन आप पर फाइन डाला जा सकता है। कितना फाइन? शुरुआत फाइन होगी 10,000 से और जाएगा 250 करोड़ रुपए प्रति कॉन्ट्रीवेंशन तक। तो अगर आपने 4 कॉन्ट्रीवेंशन कर ली तो आप पर टेक्निकली 1,000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। फाइन किसको मिलेगा? कंप्लेनेंट को नहीं मिलेगा, फाइन मिलेगा सरकार को, क्योंकि वो पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और अगर आप कहें कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कानून कहता है कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है और सरकार आपसे कभी भी ये लगान के तौर पर आपसे वसूल कर सकती है, आपकी जगह को बेच सकती है, आपके एसेट्स को बेच सकती है। तो मुझे लगता है इस नए लॉ के आने के बाद चीज़ों में परिवर्तन होगा, लेकिन आज हम असशक्त हैं, असुरक्षित हैं और जितनी जल्दी हम खुद अपने डेटा का संरक्षण करेंगे उतना अच्छा होगा। ये डेटा के ऊपर फोकस कर रही हैं और इसलिए उसकी खरीद फरोख्त के लिए मुझे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रही हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बता रही हैं। मुझे लगता है हमें समझना होगा कि देयर इज नथिंग नोन एज फ्री लंच। दुनिया में मुफ्त आपको भोजन नहीं मिलता और अगर कुछ चीज़ मुफ्त मिल रही है तो आप प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की छोटी लालच में आप मत पड़ें। मुझे तो लगता है आप पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं तो आप हाँ, जो फॉर्म भरवाते फॉर्म हैं, भरवाते हैं। आप अपने हाथ जोड़ लीजिए, अपना डेटा मत शेयर करिए, क्योंकि एक बार आपने डेटा शेयर कर दिया, सिरदर्दी का तो सबब बनेगा ही बनेगा, आपका एक्सपोज़र भी हो जाएगा। और अगर आपके डेटा का दुरुपयोग हो गया, आपने आधार की बात करी, आजकल लोग आधार की फ़ोटोकॉपी ऐसे देते हैं, जैसे कि वो फ्री में चीज़ें बाँट रहे हैं। आपको कोई सिम चाहिए तब आप वहाँ दे देंगे, बैंक को दे देंगे और लोग अधिकांश भारतवासी अपने आधार को लॉक ही नहीं करते और फ़ोटोकॉपी जब एज़ इट इज़ दे देते हैं, भूल जाते हैं कि आपने एक फ़ोटोकॉपी पर 1 सिम तो ले लिया, लेकिन जैसे आपकी पीठ हुई, वहाँ पर उसकी 100 फ़ोटोकॉपियाँ बनी, उस पर 100 नए प्रकार के सिम हुए, वो सिम साइबर क्रिमिनल्स को बेचे गए, उनसे साइबर क्राइम हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और जब पुलिस तफ्तीश करेगी, तो आपके दरवाजे पर आएगी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। तो लेकिन कहीं आधार को लॉक कैसे करें हम? आधार को लॉक करने का बहुत सिंपल सा प्रकरण है। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाइए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, uidai.gov.in। वहाँ पर आप जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर एक लॉक माय आधार की सुविधा होती है। आप उस अपने आधार को ज़रूर लॉक करिए। क्यों? कि लॉक करने से ये होगा कि आपके आधार का नंबर आपके लॉकर में, आपकी तिजोरी में बंद हो गया। ठीक है। उसका सीधा मतलब ये है कि अगली बार आपको जब आधार की इस्तेमाल होगी, तब आप उस वेबसाइट पर जाके उस आधार को अनलॉक करेंगे, तिजोरी से बाहर निकालेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर पुनः आप तिजोरी में लॉक करके रख देंगे। उससे ये होगा कि आपके आधार का दुरुपयोग नहीं होगा। और दूसरी बात, उस वेबसाइट पर जाइए और मास्ट आधार लेकर आइए, क्योंकि अभी तो आधार एक 12 डिजिट का नंबर है, लेकिन जब आप मास्क्ड आधार करते हैं, तो पहले 8 डिजिट जो है वो मिटा दिए जाते हैं, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट रह जाते हैं। उससे भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर आपको पैसे से ज़्यादा किसी चीज़ की सुरक्षा रखनी है, तो अपने आधार नंबर की रखनी है। क्यों? क्योंकि वो आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। उसके साथ जुड़ा हुआ है आपकी आँखों का स्कैन, आइरिस स्कैन, उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका थंब इम्प्रेशन। एक बार ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो आजीवन के तौर पर आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और आधार कानून कहता है कि साहब आप पुलिस में जाकर इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शिकायत करने का दायित्व केवल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी को इंडिया को है, किसी और को नहीं है। हर साल आज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगभग 50 से 60 एफआईआर दर्ज कराती है। देखिए, आधार सुरक्षित है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधार की जो सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी है, वो सुरक्षित है, जहाँ पर आपका और मेरा डेटा वहाँ पर विद्यमान है।
प्रॉब्लम क्या है, जैसे अलग अलग चीज़ों को आपने जोड़ना शुरू कर दिया, इनकम टैक्स को जोड़ लिया, कॉर्पोरेट अकाउंट्स को जोड़ लिया, बैंक अकाउंट को जोड़ लिया, तो इस आधार के आसपास एक इकोसिस्टम बन गया। ये इकोसिस्टम जो है वो असुरक्षित है, और क्योंकि इकोसिस्टम असुरक्षित है, यहाँ पर लगातार सेंधें होती हैं और आपके आधार का दुरुपयोग होता है। इसलिए सावधानी, सतर्कता अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा, मान लीजिए पवन जी, मैंने अपने आधार को लॉक कर लिया जी। और उसके बाद मुझे मुझे किसी चीज़ का ओटीपी ज़रूरी है, तो वो ओटीपी मेरे मोबाइल पर आ गया, उसके लिए भी मुझे आधार को लॉक खोलना ज़रूरी होगा उस समय? डिपेंड करता है कि आपको ओटीपी कहाँ से आ रहा है। अगर ओटीपी नॉर्मली आता है तो ओटीपी आपके फ़ोन पर आ जाएगा, उसमें आपको आधार को अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं होगी। हुँ, अनलेस अंटिल आप कोई ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसिस्ट कर रहा है कि आपका ओटीपी आधार के साथ मैच होता है। हुँ। पर टिपिकली ओटीपी का ताल्लुक आधार के साथ होता नहीं है, आप अच्छा। यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फर्जी ईमेल से और फर्जी ओटीपी से कैसे बचें? क्योंकि आजकल जितने भी जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, वो या तो फर्जी ईमेल आता है या ओटीपी आता है। तो हम लोग कैसे पहचानें कि ये ओटीपी गलत है और वो ईमेल फर्जी है? पहली बात कि ओटीपी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हुँ, वो आप ही के डिवाइस पर आ रही है, और आप को ये देखना है कि ओटीपी का स्रोत कहाँ से आ रहा है, हुँ, सेंडर कौन है। हुँ, अगर तो सेंडर आपका ऑफिशियल वेंडर है या प्लेटफॉर्म है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सपोजिंग आप अपने बैंक में जा रहे हैं और हुँ, बैंक ओटीपी दे रहा है, लेकिन ओटीपी बैंक के नाम से ना आके किसी और नाम से आ रहा है, तो पहला संकेत है कि साहब ये गड़बड़ वाली मामला है, आपने नहीं करना। दूसरी बात, अपने ओटीपी को शेयर नहीं करना। आजकल लोग बोलते हैं कि साहब आप ओटीपी हम हमारे साथ शेयर करिए, हम बैंक से बोल रहे हैं, केवाईसी आपकी नहीं हो रखी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, रात हुँ। को 9 बजे आपकी बिजली बंद हो जाएगी, आप ओटीपी शेयर करिए। ओटीपी आपने शेयर करना ही नहीं है। क्यों? आप समझ लीजिए, आप वो जवाब दे दीजिए, साहब कोई बात नहीं, अगर आसमान गिरता है ना तो तो गिरने गिरने दो, दो। लेकिन मैंने ओटीपी शेयर नहीं करना। जब आप अपने आप से ये संकल्प कर लेंगे, तब काफी हद तक आप ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फर्जी ईमेल का जो आपने बात बोली, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल तो एक नई प्रकार की ईमेल आ गई है, हुँ, जिसे हम डिस्पोजेबल ईमेल बोलते हैं। जैसे हम कागज की टिश्यू लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। आजकल ईमेलें भी ऐसी आ गई हैं कि आप ईमेल लीजिए, बनाइए, कुछ उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करिए, फिर डिसकंटिन्यू कर दीजिए, फेंक दीजिए। तो आपको समझना है कि किसी भी अनावश्यक ईमेल से अगर आपको मैसेज आया है, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना। दूसरी बात, उस ईमेल को अगर हो सके तो सर्च इंजन पर जाके सर्च करना है कि ईमेल कहाँ से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तीसरी बात, उस ईमेल के मैसेज को पढ़ लेना है कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, क्या ये मुझे 5 करोड़ की लॉटरी दे रहा है या मुझे कुछ प्रलोभन दे रहा है। अगर इस प्रकार का ईमेल है तो तुरंत डिस्रिगार्ड करना है। कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 50 करोड़ रुपए का इनाम नहीं नहीं देगा। देगा। कभी भी केंद्रीय सरकार का कोई भी मंत्रालय आपको खजाने का हिस्सा निकाल के नहीं देगा। इस बात को हमें समझना होगा। कोई भी बंदा कभी भी आपको, किसी और राष्ट्र में कोई बंदा मर के 100 करोड़ या 1000 करोड़ की जायदाद आपको नहीं देगा। जब हम इस बात को समझ लेंगे और समझना होगा कि साहब इस तरह की नॉर्मल चीज़ें होंगी, तब काफ़ी हद तक हम इस तरह के डिस्पोजेबल या फ्रॉडलेंट ईमेल से, ओटीपी स्कैम से बच पाएंगे। पवन जी, एक नया फ्रॉड आजकल चल रहा है, शादी के कार्ड। जी। ऑनलाइन शादी के कार्ड आजकल सभी के पास आते हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी। जी। शादियों का ज़माना है और अननोन नंबर से जो हमारे पास वेडिंग कार्ड आते हैं, जैसे ही हम उनको डाउनलोड करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर है, फ़ोन का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसको स्पाईवेयर भी कहते हैं लोग, मॉलवेयर भी कहते हैं। और जब हमारे फ़ोन का कंट्रोल एक बार हमारे हाथ से चला गया, तो ओटीपी भी गया, सब कुछ गया। तो इससे कैसे बचें हम लोग? शादियों का सीज़न ज़रूर है। ये बात सही है कि प्रथा कार्ड देने की ख़त्म हो गई है हाँ। और कार्ड्स अक्सर व्हाट्सएप पर आते हैं। लेकिन कार्ड जब आएँ, तो देख लें कि फ़ाइल कौन-सी है। हुँ, अगर तो जेपीईजी है या पीडीएफ है या तस्वीर है, हुँ, तब फिर भी समझ आता है। लेकिन अगर डॉट एपीके फ़ाइल है, हुँ। तो वो इंडिकेशन है कि साहब ये आपके लिए सिरदर्दी का सबब बनने वाला है, क्योंकि जो एपीके फ़ाइल है अक्सर एंड्रॉयड में आती है। उसका उद्देश्य होता है कि इस फ़ाइल के अंतर्गत मैलिशियस कोड, स्पाईवेयर, मैलवेयर घुसा के भेजा जाता है। हुँ, उद्देश्य ये है कि आपके सिस्टम में आए, जैसे आपने इसको खोला, इसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो आपके पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, आपका सारा डेटा कॉपी करेगा, आपकी इजाज़त के बगैर ये डेटा बाहर भेज देगा और आपकी जो डिवाइस का नियंत्रण है, वो आपके हाथ से निकाल करके किसी थर्ड पार्टी साइबर क्रिमिनल को दे देगा। तो मुझे लगता है कि एपीके कार्ड्स को हमें कभी भी डाउनलोड नहीं करना। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी का कार्ड आया ना,
उसे फ़ोन करके पूछ लीजिए। लेकिन कोई अनावश्यक तरह की फाइल मत खोलिए, क्योंकि आज पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि चलिए व्हाट्सएप पर हैं, तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। कहीं न कहीं हम लोग एडवर्टाइज़मेंट की दुनिया से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि जो देखते हैं उसको मानने लग जाते हैं। भाई ये बात सही है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, लेकिन कभी आपने व्हाट्सएप से पूछा कि तुम कितने एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो? तो आपने नहीं पूछा। व्हाट्सएप केवल जब मैं आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ, भेजने के दरमियान और आप तक जब तक मैसेज पहुँचता है, तब तक उस रास्ते में व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड है, यानी कि मेरा संदेश कोई पढ़ नहीं सुन सकता, देख नहीं सकता। जैसे आपने मेरा व्हाट्सएप मैसेज डाउनलोड कर लिया, वो एन्क्रिप्शन खत्म हो गई। तो आपके व्हाट्सएप को हैक करना, मेरे व्हाट्सएप को हैक करना आज बच्चों का खेल है। लेकिन एक मानसिकता धारणा बन गई है कि साहब व्हाट्सएप पर हैं तो आप 100% सिक्योर हैं। लोग तो यहाँ ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पर अपने आधार कार्ड्स की स्कैन लगातार ट्रांसमिट कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल डिटेल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि सारा डिटेल जो है अनएन्क्रिप्टेड है। एक बार आप रिसीविंग पर आ गए तो उसके बाद साइबर क्रिमिनल्स का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं साइबर सुरक्षा पर अभी भी हम लिप सर्विस प्रदान कर रहे हैं। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, लेकिन जब डाउनलोड कोई चीज़ हो गई तो वो सेफ नहीं है। एन्क्रिप्शन तुरंत खत्म हो गई ना, एन्क्रिप्शन तो रास्ते में थी। हाँ। जैसे ही संदेश आपके व्हाट्सएप पर आया और आपने खोल दिया, एन्क्रिप्शन खत्म। तो वही आप समझ लीजिए कि जब मैं आपको संदेश भेज रहा हूँ, मैंने ताले में डाल कर के भेजा, हुँ, रास्ते में तो ताला था, लेकिन जब आपके यहाँ पहुँचा आपने ताला खोल दिया। हुँ। एक बार ताला खोल दिया तो वो असुरक्षित है। तो और लेकिन मेरे फ़ोन से निकालेगा कौन उसको? हैकर्स निकालेंगे, बच्चे तो निकालेंगे। हैकर्स मेरे फ़ोन में कैसे घुस सकते हैं? देखिए, आज मुझे अगर आपको टारगेट करना है, हाँ, तो मैं 2 तरीकों से टारगेट कर सकता हूँ। एक कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसमें हेरबदल करूँ, लेकिन वो करना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है? आपका जो डिवाइस है उसके अंदर घुसूँ। डिवाइस को हैक करना आज बच्चों का खेल हो गया है। हाँ, आप कुछ डिवाइसेज़ हैं जैसे एप्पल हैं, लोग कहते हैं ज़्यादा सुरक्षित है। ये बात सही है कि एंड्रॉयड में हर साल करीबन 4.5 से 5 लाख नए इन्फेक्शंस आते हैं। उसकी तुलना में शायद एप्पल ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन संपूर्ण सुरक्षा नाम की चीज़ कुछ नहीं है। तो हर डिवाइस हैक हो सकती है। आपका फ़ोन हैक हो सकता है। एक बार आपका फ़ोन हैक हो गया, तो मुझे संपूर्ण डिटेल मिल जाएगी कि आप अपने फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, क्या सेव करके रखा है। और वो डेटा मिल गया तो उससे मुझे आपको हैक करना है एक पर्सन के तौर पर बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आज क्या बच्चे पवन जी आप मेरा फ़ोन हैक कर सकते हैं? देखिए, मैं तो नहीं हैक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है हैकिंग एक दंडनीय अपराध है, मुझे 3 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए नहीं, जुर्माना हो सकता है। मैं सिर्फ़ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप फ़ोन हैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप? देखिए, फ़ोन हैक हो सकता है, सवाल ये है कि कितना समय लगेगा, हाँ, कितना आपको टूल्स की आवश्यकता होगी, लेकिन हर फ़ोन हैक हो सकता है, कोई फ़ोन सुरक्षित नहीं है। अगर आप एक बहुत आम आदमी फ़ोन की हैकिंग से कैसे बचे? मेरा तो एक सविनय निवेदन है कि आप जो सबसे सस्ता 1400-1600 रुपए वाला फीचर फ़ोन है, उसका इस्तेमाल करें। वो उससे ज़्यादा सुरक्षित फ़ोन दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो केवल फ़ोन वाला काम करता है, वो कुछ और काम करता ही नहीं है। तो अगर आप अपने आप को इंटरनेट से थोड़ा पारा रख सकते हैं, तो फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करिए, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर आपने स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कर लिया, तो मान के चलिए कि उस पैकेज में हैकिंग शामिल है। आज नहीं तो कल कभी न कभी मेरा डेटा हैक हो सकता है, मेरे डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, मैं हाँ। कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हूँ तो। अच्छा पवन जी, आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि बहुत सारे सेलिब्रिटी और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी जो प्राइवेट मोमेंट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं, वो लीक हो जाती हैं। अब देखिए, ना तो मैं अपने प्राइवेट मोमेंट की या आप फ़ोटो लीक नहीं करेंगे या वीडियो लीक नहीं करेंगे, लेकिन उनकी वीडियो लीक हो जाती हैं। चूँकि वो उन वीडियो को वो फ़ोन्स में रखते हैं। तो स्मार्टफ़ोन्स के अंदर अपने प्राइवेट मोमेंट्स की जो वीडियो या फ़ोटो रखना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप लोगों को ज़रा ज़रूर बताइए? देखिए, अगर आप अपने फ़ोन में ज्वालामुखी की आग लेकर घुसेंगे, तो फ़ोन कभी न कभी तो आपको तंग करेगा ही करेगा। आज हो क्या रहा है कि भारत के परिवेश में एक और नई क्रांति मैं देख रहा हूँ, जी, जिसे बोलते हैं द ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन। जी। सारे भारतवासी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग चलिए आपने कर ली, उसके बाद क्या करते हैं आप रिकॉर्डिंग के बारे में उसमें आप ध्यान नहीं लगाते। जी। और रिकॉर्डिंग कहीं न कहीं पड़ी होती है, उसका अनावश्यक इस्तेमाल हो सकता है। एक लोगों को अपने ना प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर करने की बहुत शौक हो गया है। हमारे पास हाल ही में केस आया, जनवरी में शादी हुई और दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी हनीमून के लिए गोवा चले गए और गोवा की पहली रात को उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी पहली रात के जो क्षण हैं, अपने-अपने डिवाइसेज़ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? ताकि आजीवन हम उसको एक इमॉर्टल बना लें, उसको देखते रहें।
और उन्होंने रिकॉर्ड किया। 1.5 महीने बाद लड़ाई शुरू हुई और दोनों ने एक दूसरे के बरखिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया कि साहब इन्होंने अपने फ़ोन से मेरी नग्न तस्वीरें खींची हैं, मेरी इजाज़त के बगैर इन्होंने साइबर क्राइम किया, इस पर कार्रवाई की जा सके। मुझे लगता है जब आप अपनी प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, तो कोशिश करें, अगर आपको अव्वल तो नहीं करें तो बेहतर है। बट अगर आप बहुत ही इंसिस्टेंट है, हाँ मुझे करना है, तो कोशिश करें उस डिवाइस पर करें जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो। तीसरी बात, आपने कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया, तो रिकॉर्ड करके उसको अपनी डिवाइस से हटाइए। किसी ऐसी डिवाइस में, किसी हार्ड डिस्क में डाल के रखिए, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। और अगली बार जब आपने देखना भी है, तो उस कंप्यूटर पे देखें, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि इंटरनेट के साथ चीज़ें कनेक्ट ही नहीं होंगी, तो आपको टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये तो बात है अगर आपके सत्य या रियल ऑब्स्सीन वीडियोज़ होंगे। लेकिन आजकल तो दौर डीप फेक्स का है, झूठी वीडियोज़ का है। वो तो आपके प्रॉपर कपड़े पहने हुए भी बनाए जा सकते हैं और आपको टारगेट किया जा सकता है। तो हमें समझना है कि आज की तारीख में ना हम लोग डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पे आ चुके हैं। चारों ओर से हम पर आक्रमण हो रहा है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम एक साइबर सुरक्षा कवच अपने आसपास बना सकें, ताकि भी आक्रमण कहीं से भी आए, एटलीस्ट मैं अपने आप को, अपने डिजिटल डेटा को, अपनी प्राइवेसी का संरक्षण कर सकूं, उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। सर, आपने कहा कि अपने जो प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, आप ऐसे फ़ोन में रखिए जिसमें इंटरनेट ना हो या हार्ड डिस्क में रखिए। लेकिन आजकल का ज़माना आप देखिए, लोग तो फ़ोटो खींचते तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। जी, ये कितना खतरनाक उनके लिए साबित हो सकता है? देखिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आपने स्मार्टफोन से तस्वीर खींची और तुरंत इंटरनेट पर डाली, तो आप समझ लीजिए कि आप आग के दरिया में घुस चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्मार्टफोन जब तस्वीर खींचता है, तो वो नॉर्मल तस्वीर नहीं होती, वो स्मार्ट तस्वीर होती है। उसमें आपका लैटिट्यूड, आपका लॉन्गिट्यूड, आपकी लोकेशन, आपका मेटा डेटा होता है। यहाँ तक कि आपका कौन-सा फ़ोन का मॉडल है, क्या प्रकार की आपके हुँ। पैरामीटर्स हैं, सब होता है। अगर आपने उस फ़ोन की उस तस्वीर की बिना उसको सैनिटाइज़, बिना उसकी सफाई किए ऑनलाइन डाल दिया, तो आपने पूरे दुनिया भर के ग्लोबल नोटिस बोर्ड पर डाल दिया कि साहब मेरी ये लोकेशन है, जिसने आके मुझ पर आक्रमण करना है, कर लीजिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं लोगों को बताना पड़ेगा कि स्मार्टफ़ोन से तस्वीरें आप ऑनलाइन मत डालिए जब तक उसे सैनिटाइज़ ना कर सकें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और मेटाडेटा उसमें से हटा ना दें। और दूसरी बात, और जहाँ तक हो सके, आज आप अगर आपने कुछ डालना है इंटरनेट पर, तो नीड टू नो बेसिस पर डालें। पूरी दुनिया को क्या ज़रूरत है पता करने के लिए कि सुबह मैंने पिज़्ज़ा खाया या दोपहर में मैंने नाश्ता किया या शाम को मैंने नहाया या मैं किससे मिला या क्या कुछ किया। मुझे लगता है ये जो नार्सिसिस्ट हम लोगों की अप्रोच है कि मैं हूँ, मेरे आस-पास पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, इससे बाहर आना पड़ेगा। साहब हम केवल एक मात्र छोटे से इंसान हैं और हमें समझना होगा, हम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। पूरी दुनिया भर के परिवेश में हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो इसलिए कम से कम हम अपनी जानकारी जब शेयर करेंगे, तो एटलीस्ट अपनी जो लिमिटेड निजता रह गई है, हुँ। प्राइवेसी रह गई है, उसके संरक्षण की दिशा में हम अग्रसर हो पाएँगे। अच्छा पवन जी, आपने कहा कि जब भी कोई फ़ोटो खींचें, तो हम उस फ़ोटो को सैनिटाइज़ करें। मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोन में इतने सारे फ़ंक्शन हैं और मैं भी फ़ोटो खींचता हूँ, उस फ़ोटो की मैं सफाई कैसे करूँ, सैनिटाइज़ कैसे करूँ उसको? ये ज़रा आप दर्शकों को बताइए। देखिए, आपके पास आज बहुत से टूल्स उपलब्ध हैं, बहुत से ऐप्स उपलब्ध हैं। आप कभी कहीं भी आप सोशल मीडिया पर चले जाएँ, हुँ। आप सर्च इंजिन्स पर चले जाएँ, मैं टूल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारे आजकल फ्री टूल्स उपलब्ध हैं, जो आपकी फ़ोटो को सैनिटाइज़ कर देते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि आपकी फ़ोटो के अंतर्गत जो मेटा डेटा होता है, जिसमें कि आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और विभिन्न प्रकार की और जानकारी है, उसको उसको ये जो टूल्स होते हैं, आपकी तस्वीर से बाहर निकाल के एक नई तस्वीर की कॉपी आपके सिस्टम पे डाल देते हैं, आपके फ़ोन पे डाल देते हैं। जब आप उसको अपलोड करते हैं, तब आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने अपलोड कर भी दिया, तो आपने लोकेशन कहीं नहीं दी, अपना मेटा डेटा कहीं नहीं दिया। तो आपने किसी को दुनिया भर में ये नहीं बताया कि साहब मैं कुल्लू के रोहतांग पास में यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर इस वक़्त मैं तस्वीर खींच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आपने अपनी लोकेशन बता दी, आपको बम्बार्ड किया जाएगा, हुँ। क्योंकि आपको उस लोकेशन में जो चीज़ें मिल रही हैं, उसके तरीके से एडवर्टाइज़मेंट से बम्बार्ड किया जाएगा, आपकी प्राइवेसी का हनन होगा। और क्या पता लगता है कि साइबर क्रिमिनल कौन आपको टारगेट कर रहा है, कौन आपको फिजिकली अटैक करने वाला है, कोई आपको किस प्रकार से क्षति पहुंचाने वाला है। तो आज वो समय आ गया है कि हम एक्सपेरिमेंट ना करें, थोड़ा कंजर्वेटिवली चलें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और जब अपने डेटा को, अपनी निजता को प्रोटेक्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करेंगे, अपने हुँ। परिवारजन को भी ज़्यादा सशक्त और सुरक्षित बना पाएंगे। अच्छा पवन जी, एक चीज़ और बताइए, हमारे घर जो घर में बुजुर्ग रहते हैं या घर में कामकाजी महिलाएं रहती हैं,
जो अक्सर फ्रॉड होता है उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा-सा जागरूक नहीं होते। तो बुजुर्गों के हाथ में स्मार्टफ़ोन देना और घर की महिलाओं के हाथ में स्मार्टफ़ोन देना कितना खतरनाक है? देखिए, मैं कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक का मौलिक अधिकार है जी, कि आपके पास फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि स्मार्टफ़ोन एक हथियार है। जी। किसी के हाथ में वो हथियार देने से पहले एटलीस्ट उसको बता देना चाहिए कि इस हथियार का उपयोग या दुरुपयोग क्या संभव है। खास तौर पर अगर आप बुजुर्गों को बता रहे हैं तो स्पेसिफिकली उन्हें बताएं कि इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है। कोशिश करें बुजुर्गों के हाथ में जब स्मार्टफोन दें तो कुछ फीचर्स को इनेबल करें, खास तौर पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन फीचर्स को उपलब्ध को इनेबल करें, उन्हें सेंसिटाइज करें। देखिए, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो एक जी। दूसरे दौर के लोग हैं, उन्हें पता है कि निजता को प्रोटेक्ट करना है, और एक बार आपने उन्हें खतरे का आगाज बता दिया, उसे इंडिकेशन भी दे दी, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे। सिमिलरली जब बच्चों के हाथ में आप इतने इंटेलिजेंट फ़ोन या स्मार्टफोन दे देंगे और उन्हें नहीं बताएंगे कि इसके किस फीचर से आपको क्या नुकसान हो सकता है, हुँ, तो नुकसान होना तो अनिवार्य तौर पर है। तो आइडली मैं ये कहूँगा कि साहब, अगर पॉसिबल हो सके तो दो फ़ोन का इस्तेमाल करें। एक आप फीचर फ़ोन ले लें और एक स्मार्टफोन ले लें। कोशिश करें जिससे बात करनी हो वो फीचर फ़ोन से बात करें, कोशिश करें स्मार्टफ़ोन से बात ना करें, और कोई भी मिस्ड कॉल को वापस पुनः अपने स्मार्टफ़ोन से कॉल ना करें। आपको नहीं पता आप कहाँ डायल करने वाले हैं और किस प्रकार की क्या इन्फेक्शन आपके सिस्टम में आने वाली है। पवन जी, अंतिम में 2 सवाल आपसे और पूछूँगा। आजकल बेरोज़गारी की कोई कमी नहीं है, हर घर में बेरोज़गार बैठा है और ऐसे लोगों को जो साइबर अपराधी हैं, वो हमेशा वॉच करते हैं। वो ईमेल के ज़रिए या ऑनलाइन वो उनको ये बताते हैं कि हमारे पास डेटा एंट्री की जॉब है, आप को जॉब मिल सकती है और उस जॉब के नाम पर उनसे 5-10 हज़ार रुपए वो ठग लेते हैं। तो ऐसे लोग कैसे सावधान रहें? क्योंकि ऑलरेडी लोग बेरोज़गार होते हैं और उनको उनको चूना लग जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट एक अथाह महासागर है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बड़ी-बड़ी मछलियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि आपको आके खा जाएँ। तो आपको सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आया है और वो क्लाइंट के पास विचित्र सी समस्या थी। समस्या ये थी कि उस क्लाइंट के नाम पर किसी ने ऑनलाइन एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज़मेंट डाल दी, हुँ, और क्योंकि वो क्लाइंट एक बहुत ही प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप की कंपनी थी, उस साइबर क्रिमिनल्स का दिमाग देखिए। हमने 26 स्पेशल 26 फ़िल्म देखी थी। हुँ। तो कुछ इस तरह का उनका दिमाग चला। उन्होंने उस ग्रुप के एक प्रॉपर्टी में जाकर एक कॉन्फ्रेंस रूम हायर किया और हायर करके वहाँ पर लोगों को बुलाया और वहाँ पर लोगों को इंटरव्यू दिया। लोगों ने कहा साहब इसी ग्रुप की प्रॉपर्टी है, मैं इस ग्रुप में आ रहा हूँ इंटरव्यू हुँ। देने, तो बिल्कुल सही होगा। लोगों से पैसे भी लिए और सो कॉल्ड कि जी हम प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे हैं, और पैसे लेके लुप्त हो गए और साथ-साथ डेटा भी सारा ले गए। तो मुझे लगता है आजकल रिक्रूटमेंट स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको केयरफुल होना चाहिए। ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। सोशल मीडिया पर, सर्च इंजन पर सर्च कर लीजिए कौन है ये लोग? क्या ये उठाईगीर हैं? क्या ये साइबर क्रिमिनल्स हैं? या क्या ये ऑथेंटिक हैं? मतलब आज वो दौर आ गया है कि हमें सबको अपने दिमाग में सवालिया निशान खड़े कर देने चाहिए कि अगर साहब हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, और हम सैटिस्फाई हों तब प्रोसीड करें। कुल मिलाकर अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, तो हमारा फ़ोन चाहे कितना महँगा हो, स्मार्टफ़ोन हो, एप्पल हो, तो हम पूरी तरह से सेफ़ हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप अधिकांश तौर पर सेफ हैं। मैं ये पूरी तरीके से इसलिए नहीं कहूँगा सेफ, क्योंकि कंप्लीट सेफ्टी या कंप्लीट सिक्योरिटी नाम की चीज़ मौजूद ही नहीं है। पता लगा आपने फ़ोन इंटरनेट के साथ तो कनेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने फ़ोन को अपने किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसके अंदर स्पाईवेयर था, मैलवेयर था, उसके थ्रू आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो गया। तो फ़ोन विभिन्न प्रकार से इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, तो अधिकांश तौर पर मैं कह सकता हूँ, आप सुरक्षित हैं। बट समझ लीजिए, अब वो दौर आ गया है कि हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपने डिवाइस पे कुछ भी कर लूँ, जो गड़बड़ कर लूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी सरकार देखेगी, सॉरी। हुँ। सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। साइबर सुरक्षा एक साझी ज़िम्मेवारी है और हम सबको अपना योगदान देना है, ताकि हम इस इकोसिस्टम को ज़्यादा साइबर सशक्त, साइबर सिक्योर और साइबर रेज़िलिएंट बना सकें। पवन जी, आपने साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी बातें कही। आपने उन पेरेंट्स को ये भी बताया कि जिनके बच्चे घर में मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, लैपटॉप, टैबलेट का यूज़ करते हैं, कि आप अपनी नज़रों के सामने हर गैजेट्स का इस्तेमाल कराओ। आपने बुजुर्गों, महिलाओं के लिए भी आपने तमाम तरह की बातें कही। डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर भी आपने बताया कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सिर्फ़ जागरूकता ही साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन आपने एक बात ये भी कही कि भई आप स्मार्टफ़ोन छोड़ दीजिए, एप्पल फ़ोन छोड़ दीजिए, ₹1500 वाला फ़ोन लेकर आइए।
अब आज के युग में कौन 1500 रुपए का वाला फ़ोन लेकर घूमेगा, क्योंकि तमाम ये स्मार्टफ़ोन्स और ये एप्पल फ़ोन्स स्टेटस सिंबल बन गए हैं। जी। तो ये तो ख़ैर लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो लोग छोड़ सकते हैं, वो छोड़ें, पवन जी की ये सलाह है। और जिन लोगों ने भी ये इंटरव्यू देखा और वाक़ई अगर आपने पवन जी की बात को फ़ॉलो किया, जो-जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, तो आप कभी भी साइबर अपराधियों का शिकार नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ आपने इग्नोरेंस रखी, तो वहीं आप साइबर अपराधियों का शिकार निश्चित होंगे। पवन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए और दर्शकों को जागरूक करने के लिए। बहुत निश्चित तौर पर इस शो का मकसद मेरा यही है कि लोग जागरूक हो सकें और ऑनलाइन जो फ्रॉड लोग हो रहे हैं, उससे बच सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया और आपने इतना डाइवर्स प्रकार के सवाल पूछे। हम लोगों ने इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम केवल वो कहते हैं ना कि टिप ऑफ द ओशन पर ही हैं, हमें बहुत कुछ और देखना है। इंटरनेट नए विकराल रूप लेता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हमें अपने आप को ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा सशक्त करना है और मुझे लगता है आपके जैसे पॉडकास्ट जनता जनार्दन को जगाएँगे अपनी नींद से कि साहब वो अब नींद के सोने का समय गुज़र गया है। आज समय है कि हम उठें, अपने आप को, अपने डेटा को, अपने परिवारजन को, अपने मित्रगण को और उनके डिजिटल प्रेज़ेंट और डिजिटल फ्यूचर जी। को सशक्त और सुरक्षित कर पाएँ। पवन जी, साइबर क्राइम तो एक समुद्र की तरह है, आपने बताया। अभी तो डिजिटल अरेस्ट आया, इसके बाद पता नहीं कितने तरह के फ्रॉड आएँगे। जी, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए फ्रॉड के साथ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।